नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बिहार का स्पेशल करंट अफेयर कवर करने वाले हैं और इसमें 2020, 2021 और 2022 का मार्च तक का जो डाटा है उसे आप देखेंगे। 3 वर्षों का यहाँ करंट अफेयर कवर करने का मतलब ये है कि आप एग्जाम में कुछ भी छोड़ कर ना आए। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बहुत डिटेल मैनर में यहाँ कुछ देखने वाले हैं। रिवीजन एक बेहतर आपका यहाँ से हो सकता है। बहुत विस्तार से पढ़ने का अब आपके पास समय भी नहीं, विस्तार से आपने पहले ही पढ़ रखा होगा। संक्षिप्त में यहाँ रिवीजन कर लीजिएगा। तो वन लाइनर फैक्ट्स के जरिए हम ये काम करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय में इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत जहानाबाद के ओम प्रकाश गुजेला जो है, इनको रिसर्च के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्था वीडी गुड प्रोफेशनल एसोसिएशन इसके द्वारा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। इसके बाद जो सेकंड यहाँ फैक्ट है उसमें कहा गया कि हिंदी साहित्य सम्मेलन जो कि बिहार का था उसका 103वां वार्षिकोत्सव मनाया गया और उसमें डॉक्टर महेंद्र मधुकर को उनकी दीर्घ काव्य साधना के लिए, मतलब काव्य रचनाओं इत्यादि के लिए लंबे समय से वो इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो इसके लिए साहित्य मार्तंड सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान का नाम और सम्मानित होने वाले व्यक्ति का नाम याद रहना चाहिए। इसके बाद आप देखें बिहार के अनुभव को डीग राजस्थान में, ये राजस्थान का स्थान है, तो वहाँ पर श्री हिंदी पुस्तकालय समिति की ओर से जो 95वां साहित्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, 2021 का संस्करण है। इसमें हिंदी भाषा बाल साहित्य में श्री ग्यासीराम गोयल सम्मान से नवाजा गया है। इसके बाद अगले फैक्ट को देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जो मोड है वो चेंज हो गया। तो भारत के विधि मंत्रालय के द्वारा पटना उच्च न्यायालय में, यानी पटना हाई कोर्ट जो है, वहाँ पे 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। 4 न्यायाधीश हैं टोटल। इनकी संख्या आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें आप नाम देखिए, यहाँ दिया हुआ है संदीप कुमार, पूर्णेंदु सिंह या पूर्णेंदु सिंह आप इन्हें कह सकते हैं, सत्यव्रत वर्मा और राजेश कुमार वर्मा। ये नामित 4 न्यायाधीश हैं। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 53 पद स्वीकृत हैं। संख्या कितनी है स्वीकृत, जो पदों की संख्या यहाँ आप देख रहे हैं 53 है। और पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित वर्तमान जो न्यायाधीशों की संख्या है वो मात्र 19। तो ये आपने देखा। इसके बाद JMDPL महिला महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक और इनका नाम है डॉक्टर अरिंदम कुमार। इनको वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स इंडिया ने राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। इनका नाम आप याद रखेंगे। इसके बाद जो अगला हमारा फैक्ट है उसमें कहा गया कि बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण पटना से कोलकाता के बीच में होगा। यहाँ आप देख रहे हैं। और पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला प्रोजेक्ट जो है पूरा केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी, तो उसमें उसका फेज 2 चल रहा है, उसके अंतर्गत किया जाएगा। ये पूरा एक्सप्रेसवे काफ़ी अच्छे तरीके से यातायात को सुगम बनाएगा। इसके बाद आप देखें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तर्ज पे ही इसको विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ तर्ज कुछ नहीं है, अब तो जो एक्सप्रेसवे बनने का एक प्रचलन है वो निकल पड़ा है। मतलब राजमार्गों की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। इसके बाद आप देखें हाल ही में बिहार के दूसरे एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा की गई है और यह जो एक्सप्रेसवे है इसका रेंज आप देखें, रक्सौल बिहार से लेकर ये पश्चिम बंगाल, मतलब बिहार को पश्चिम बंगाल से कनेक्ट करेगा और इसमें रक्सौल वाला जो क्षेत्र है उसको ये हल्दिया से जोड़ेगा। और ये हल्दिया कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में। इसके बाद अगले फैक्ट को देखते हैं। तो बिहार में महिला और बाल विकास निगम के द्वारा कारा और सुधार सेवाओं के साथ मिलकर, कारा मतलब यहाँ पर जेल से तात्पर्य है, कारागार से, तो इनके साथ मिलकर 8 जिलों के 10 चयनित कारागारों में पालना घर की स्थापना का निर्णय लिया गया है। ये पालना घर क्या होते हैं आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये महिलाओं से संबंधित मामला है, तो उनके जो शिशु हैं उनके लिए। इसके बाद आप देखें केंद्र की प्रोमैग्नेटिक मैनेजमेंट ऑफ टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, ये जो योजना है इसका नाम आप देख रहे हैं। इस योजना से बिहार में टीबी की पूर्ण रोकथाम की जाएगी, मतलब ट्यूबरकुलोसिस जो है उसको पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। और पहले चरण में 11 जिलों में काम शुरू किया जाएगा, जबकि यहाँ जिलों के नाम आप देख लीजिए, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सारण, पूर्णिया, सिवान, गोपालगंज, नालंदा, समस्तीपुर, भागलपुर और वैशाली। ये बिहार के जो 11 जिले हैं, यहाँ पर पहले फेज में काम स्टार्ट किया जाएगा। और इसमें अगर योजना सही ढंग से क्रियान्वित हो जाती है तो उसके बाद पूरे राज्य में इसको क्रियान्वित किया जाएगा। इसके बाद आप देखें हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM को नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया है। और हाल ही में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के लिए फिलो नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये फिलो ऐप है और ये एप्लीकेशन करेगा क्या? तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से कक्षा 11 और 12 यानी इंटरमीडिएट जो होता है इसके सभी विषयों के डाउट क्लियर किए जा सकेंगे। ये एक बड़ी समस्या होती है। मतलब बच्चे जो हैं वो क्लास लें, और आजकल जो कोरोना पीरियड चला तो उसमें क्लास पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई, ऑनलाइन माध्यम से सब कुछ चलता रहा।
तो डाउट क्लियरेंस ठीक ढंग से हो नहीं पाता, योग्य ट्यूटर नहीं मिल पाते हैं, किताबें जो है उनको खुद से समझना, और शिक्षक जो है वो उतनी रुचि लेकर अगर ना पढ़ाएं तो समस्या खड़ी हो सकती है। जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उनके लिए तो और दिक्कत है। तो ऐसे में डाउट क्लियरेंस के लिए एक बढ़िया माध्यम है, इसे आप देख रहे हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देखें, पटना स्थित बिहार म्यूजियम को AIA जापान अवार्ड से नवाजा गया है, और बिहार म्यूजियम को यह अवार्ड उसकी संरचना यानी डिज़ाइन के लिए दिया गया है। इसमें दुनिया भर के सबसे बेहतरीन बिल्डिंग की डिज़ाइन को देखा गया, और 2 दर्जन बेस्ट बिल्डिंग चुने गए, जिसमें कि बिहार म्यूजियम को डिज़ाइन के लिए पहला अवार्ड मिला था। तो ये एक फैक्ट अच्छा है, ये पूछा जा सकता है। और ई निश्चय नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया है पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा। ये 24 दिसंबर 2021 की तारीख है, और इस पोर्टल के माध्यम से योजना की मॉनिटरिंग की जाएगी। मतलब जो योजना है वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग करना ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है, तो ये यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद आप देखें, बिहार की राजधानी पटना में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का 4था स्थापना दिवस मनाया गया, और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, जिसे कि DBGB कहा जाता है, यहाँ शॉर्टकट में आप याद कर सकते हैं, इसने अपने 4थे स्थापना दिवस के अवसर पर ई नारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत की। ये आप योजना को देखिए। इसके बाद अगले वाले तथ्य को देखते हैं। बिहार में 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ बाल वाटिका से कक्षा 8वीं तक के सभी विद्यालयों में करने और उसके निर्देश के हिसाब से साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन करने के लिए सभी संबंधित प्रधानाध्यापकों को निर्देश किया गया कि वो इस काम को क्रियान्वित करें। क्योंकि स्कूल स्तर पर जो प्रशासनिक काम है वो कौन देखता है, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, ये मूल रूप से प्रिंसिपल होता है। मैनेजमेंट चाहे जिसके हाथ में हो, लेकिन जो प्रशासन की जिम्मेदारी है, यानी स्कूल में अनुशासन बनाना या कोई नियम लॉन्च करना, उसे क्रियान्वित करना, ये सब काम प्रधानाचार्य का होता है, तो वो यहाँ पर करें। इसके बाद आप देखें, ये हमने पठन अभियान को देखा जो कि 100 दिन तक चलने वाला है। इसकी जो रेंज है वो आप देखिए। हाल ही में पटना की रेशमा प्रसाद का स्टार्टअप नाचबाजा.com को, ये इनका स्टार्टअप है, इसका नाम आप देखें, नाचबाजा.com, अच्छा नाम है। तो इस स्टार्टअप को बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है, और किसी भी राज्य में पहली बार ट्रांसजेंडर का चयन स्टार्टअप के रूप में किया गया है। आमतौर पर यह विडंबना ही है कि जो ट्रांसजेंडर है उन्हें नाच गाने से ही जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि ये उनकी परंपरा पीछे की बना दी गई है। उन्होंने खुद अपनाई हो या नहीं हो, लेकिन समाज ने उनके लिए निर्धारित कर दी। तो ये जो थर्ड जेंडर है, इसको एक वर्ग में रख दिया गया कि भाई तुम्हारा काम तालियां पीट कर नाचना है। ये गलत है। ये किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। ये मतलब यहाँ पर एक तरह से किसी के ऊपर थोपना हो जाएगा। तो ये चीज़ें धीरे धीरे बदलेंगी। फिलहाल आगे चलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भागलपुर के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है, और केंद्र सरकार के राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यानयन बोर्ड की ओर से यह मान्यता दी गई है। तो यहाँ आप वाटर टेस्टिंग लैब को देख रहे हैं, और इसका स्थान कौन सा है? भागलपुर। स्थान भी पूछ लिया जाता है। बिहार के पूर्णिया जिले को देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क ये उपहार स्वरूप मिला है, और इस पार्क में शुरुआत हुई है 2022 से, मतलब इसी साल शुरुआत हुई है। तो ये लेटेस्ट वाला है, इसको आप देख लीजिएगा। जो नवीनतम है वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। 2020 और 21 वाला जो डाटा है वो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ कई क्वेश्चन बन सकते हैं। कुल मिलाकर 1 वर्ष का करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद आप आगे देखें। गृह मंत्रालय के आदेश के हिसाब से बिहार के 500 जो थाने हैं उसमें महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी, और इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा देना है, विशेष रूप से महिलाओं को। क्योंकि महिलाओं के कुछ ऐसे मामले होते हैं, खासतौर पे जो दैहिक शोषण से जुड़ा हुआ मामला होता है, तो उसमें पुरुष जो इंचार्ज है वहाँ का, वो अगर रिपोर्ट दर्ज करता है तो महिला संकोच भी कर सकती है। तो इसके लिए वहाँ पर एक महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा, ताकि बेहतर तरीके से सपोर्ट किया जा सके। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ये 5वां संस्करण इसका लॉन्च हुआ है। इसके आंकड़ों के हिसाब से अभी देखिए यहाँ लिंगानुपात का क्या लेवल हो गया है। तो बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1090 हो गई है। और ये जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण इस बार रिपोर्ट दिया है वो चौंकाने वाली है। देश में भी लिंगानुपात जो है उसमें महिलाओं की तादाद पुरुषों की तुलना में ज़्यादा दिखाई गई। अब देखना यह है कि सेंसस में क्या रिकॉर्ड दिखाई देता है। इसके बाद आगे देखते हैं। बिहार का राजगीर जिला, जिसे कि किसी जमाने में राजगृह कहा जाता था, मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी, तो यह जिला देश का पहला आयुध निर्माणी जिला बन गया है। ठीक है, आयुध बनाने वाला यानी हथियार बनाने वाला जिला बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की बात कर लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए घोषित कुल 121 अवार्डों में से पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमात्र बिहार का जो सुपौल जिला है उसे बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड दिया गया है। और सुपौल को यह अवार्ड 50,000 से 1 लाख की आबादी वाली कैटेगरी में मिला है, ये आप देख सकते हैं। बिहार के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर उज्जवल वर्मा और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है, और बिहार के इकलौते जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत ये पटना में हुई। इसके बाद आप देखें अगले वाले तथ्य को, तो पटना हाईकोर्ट यूट्यूब पर कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने वाला देश का 5वां न्यायालय बन गया है। और इससे पहले कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। हाल ही में तेलंगाना ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार की पंचायत चुनाव की जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाया है। तो ये बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है कि जो दक्षिणी राज्य हैं जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में ज़्यादा इस समय उन्नति कर चुके हैं,
वो उत्तर भारतीय राज्यों की यहाँ पे नकल करें, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे। अब इसके बाद आप आगे देखें, बिहार की राजधानी पटना में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 40 जगहों पर ई टॉयलेट बनाने का लक्ष्य रखा गया है और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खुलेगा। स्वच्छता, और इसके साथ आप देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण भवन सभागार में विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं का शिलान्यास करके स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड जो है उसका शुभारंभ किया। स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड, ये भी शुभारंभ हुआ था और साथ में कई सारी योजनाएं। और ये जो सेवा है इसका शुभारंभ करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। बिहार के सभी शहरों और गांवों में हर घर में मार्च 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर ये राज्य सरकार लगा देगी। मतलब ये जैसे मोबाइल रिचार्ज किया जाता है वैसे मीटर को भी रिचार्ज किया जाएगा। जब उसका डाटा पैक खत्म हो जाएगा तो बिजली कट जाएगी। और देखिए, देश में बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाता है। इसके बाद आप देखें, आधारभूत साक्षरता सूचकांक में बिहार निचले स्तर पर है, यानी बेसलाइन लिटरेसी जो इंडेक्स है उसमें लोअर रैंक है बिहार की। ये एक दुख की बात। और बिहार के गांव-गांव में वाईफाई स्पॉट, यानी जो वाईफाई केंद्र होते हैं जहां पर आप फ्री में इंटरनेट की सुविधा का आनंद ले सकते हैं, वो बनेंगे। और डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बीएसएनएल राज्य में पीएम वाणी योजना, ये वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है, इसका शॉर्टकट यहाँ पे वाणी है। तो इस योजना के तहत पब्लिक डाटा ऑफिस, जिसे कि पीडीओ कहा जाता है शॉर्टकट में, इसको बढ़ावा देने जा रहा है। इसमें मूल सौजन्यकर्ता कौन है? राज्य सरकार तो है ही है, साथ में बीएसएनएल है। और इसमें यहाँ आप मूल्य देख लीजिए कि 69 रुपये में 1 माह तक ग्रामीणों को अनलिमिटेड हाई स्पीड डाटा मिलेगा। ये दावा किया गया, मात्र 69 रुपये में। इसके बाद आगे देखते हैं, बिहार फाउंडेशन जल्द ही देश के बाहर मॉरिशस, इंग्लैंड, नीदरलैंड और वेस्ट इंडीज़ में अपने चैप्टर खोलेगा। और भारत में सिलीगुड़ी, सिक्किम और गुवाहाटी में बिहार फाउंडेशन का चैप्टर खोलने की योजना है। बिहार फाउंडेशन के शासी निकाय के संरक्षक मुख्यमंत्री खुद होते हैं और उप मुख्यमंत्री, सह वित्त मंत्री इसके पदेन सदस्य या अध्यक्ष आप कह सकते हैं, वो होते हैं। 90 वर्ष बाद जातीय जनगणना कराने का बिहार सरकार ने फैसला लिया, तो ये भी एक चर्चा का विषय है। 90 साल बाद कोई चीज़ हो रही है तो उसकी चर्चा होगी। और बिहार सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 25 जिलों में नई योजना जल्दी शुरू करेगी। और इस योजना के तहत गैर जैविक कॉरिडोर के 25 जिलों के इच्छुक व्यक्तिगत किसानों को जैविक खेती के लिए यहाँ धनराशि आप देखिएगा 11,500 रुपये, मतलब इतना रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। अब यहाँ पर 11,500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाने वाला जो ये कृषि अनुदान है, ये प्रशंसनीय है। जैविक खेती के लिए इससे प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसके बाद आप देखें कि देश भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री के मामले में बिहार जो है वो चौथे स्थान पर इसकी पोजीशन देखिएगा। और बेगूसराय का जो बरौनी नाम का स्थान है, वहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक, और आरा में एथेनॉल की इकाई जो है, इसके उत्पादन की औद्योगिक इकाइयाँ निर्मित की जाएंगी। मतलब इसके लिए फैक्ट्रीज यहाँ पर लगेंगी। गया की प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा बनर्जी को सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के हिसाब से खाद्य वितरण के मामले में बिहार का पूर्णिया ये पहले स्थान पे है, मतलब इसकी पोजीशन पहली है। बिहार सरकार स्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाके, मतलब जो आर्द्र भूमियाँ यानी वेटलैंड्स होते हैं, उनको पर्यटन के तौर पर विकसित करने के लिए या पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए योजनाएं बना रही है। और पहली सूची में ऐसे 5 क्षेत्रों का चयन किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने इन्हें रामसर साइट की सूची में डालने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। रामसर साइट के अंदर आने के बाद ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां घोषित हो जाएंगी और इनका संरक्षण भी और बेहतर तरीके से हो सकता है। इसके बाद आप देखें, वाहनों को कबाड़ घोषित करके उनकी जगह पर नए वाहन खरीदने पर बिहार सरकार मोटर वाहन टैक्स में छूट देगी। यहाँ सरकार के द्वारा जो व्हीकल टैक्स है उसमें छूट दी जाएगी और इसके तहत निजी वाहनों की खरीद पर 25% और व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर 15% टैक्स में छूट मिलेगी। 157 साल बाद बिहार को दूसरा रेलवे टनल मिल गया है, यानी सुरंग मिली है। और मुंगेर जिले में, यहाँ इसकी लोकेशन आप देखें, मुंगेर जिले में रतनपुर जमालपुर के बीच में नई रेलवे सुरंग का काम पूरा होने के बाद 29 जनवरी से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है और 2 साल में बनी हुई सुरंग पर कुल 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। नई सुरंग का निर्माण अक्टूबर 2019 से शुरू हुआ था। ये आप पूरा डाटा देख रहे हैं। बिहार में प्रति 1 लाख की आबादी पर 150 से 160 पुलिस बल जो है वो तैनात किए जाएंगे। और हाल ही में बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग ये सोमवार को जारी की गई और यहाँ सोमवार मंगलवार से नहीं मतलब है, इनकी संख्या आप देखें। ग्रेडिंग में टॉप पर अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर रहा, जबकि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट फजलगंज जो है ये निचले पायदान पर रहा, मतलब सबसे नीचे था। इसके बाद आप देखें, बिहार में आईपीएल की तर्ज पे, इसे ऊपर कर लेते हैं, आईपीएल की तर्ज पर ओलंपिक मान्यता प्राप्त खेलों की शुरुआत की जाएगी जिसका नाम होगा चक दे बिहार, चक दे इंडिया की तर्ज पे। और जल्द ही इसमें खेल प्रतियोगिताएं शुरू की जाएंगी, मतलब ओलंपिक में जिन खेलों को शामिल किया गया है उन खेलों को यहाँ पे स्थान दिया जाएगा।
पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर आयोजित जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनका आयोजन करके प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान की जाएगी और उन्हें सपोर्ट किया जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव यहाँ आप देख रहे हैं अंजनी कुमार सिंह बिहार म्यूजियम के महानिदेशक बनाए गए और बिहार म्यूजियम के महानिदेशक के निर्देशन के तौर पे अंजनी कुमार सिंह का कार्यकाल जो है वो 5 साल का होगा। आमतौर पर इस तरह के जो कार्यकाल होते हैं वो 5 वर्ष के होते ही हैं। बिहार के सारण जिले में कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बनने जा रहा है, इसे आप देख रहे हैं। और पटना की तर्ज पर पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल बनेगा और कुल 16 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च होने का अंदाजा है। डाक महाअध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहार की नवादा शाखा ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है, ये एक बड़ी चीज़। साथ में बिहार में सिंचाई और बाढ़ योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने दृष्ट ऐप को लॉन्च किया है और यह ऐप जो है ये अपने तरह का पहला सिस्टम टू हैंडल एंड ट्रैक इंस्पेक्शन के तौर पे दिखाई देता है। मतलब इसका पूरा नाम ही है सिस्टम टू हैंडल एंड ट्रैक इंस्पेक्शन। और ये एप्लीकेशन जो है ये सिंचाई और बाढ़ से संबंधित या बाढ़ नियंत्रण से संबंधित जो योजनाएं हैं उन पर बनाया गया है। इसके बाद आप देखें हाल ही में सुपौल जिले में, ये आप फैक्ट देख रहे हैं, सुपौल जिले में कोसी सफारी की शुरुआत की गई है और यह राज्य का पहला कोसी सफारी है। वन विभाग ने कोसी नदी में सरायगढ़ और जो भटियारी प्रखंड है उसमें वीरपुर तक कोसी सफारी की शुरुआत की। कोसी नदी जो है ये बिहार में मुख्य नदी है। इसके बाद आप देखें अभिनेता मनोज बाजपेयी को बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज के लिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में सम्मानित किया गया, वेब सीरीज़ के बेस्ट एक्टर के तौर पे। आजकल वेब सीरीज़ या जो OTT प्लेटफॉर्म है उस पर फिल्में लॉन्च करना एक नया चलन निकला है। बिहार में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME को बिहार लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध हो जाएगा। और हाल ही में बिहार में MSME को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने सिडबी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ तक कुछ तथ्यों को हमने देखा। आगे देखते हैं। हाल ही में सहरसा बिहार के अरबाज अंसारी ने युगांडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2021 में गोल्ड मेडल जीता है और इस प्रतियोगिता का आयोजन 15 से लेकर 21 नवंबर 2021 के बीच में युगांडा में किया गया था और इस प्रतियोगिता में भारतीय दल ने कुल 47 पदक जीते थे, ये एक फैक्ट। भारत के पहले राइस साइलो बिहार के कैमूर और बक्सर में बनाए जा रहे हैं। मतलब बिहार के जो कैमूर और बक्सर जिले हैं वहाँ पे इन्हें बनाया जा रहा है। बिहार में भी निजी वाहन मालिक जो होते हैं उन्हें BH सीरीज़ यानी भारत सीरीज़ की सुविधा दी जाएगी और 25 नवंबर 2021 को राज्य कैबिनेट के निर्णय के बाद बिहार में BH सीरीज जो है वो लागू हो गई, ये आप देख रहे हैं। 26 नवंबर 2021 की बात है कि बिहार में मद्य निषेध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिबंध दिवस मनाया गया और अरारिया की 2006 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी, मतलब ये महिला हैं, इनका नाम है जागृति रोहित सिंगला, ये नीति आयोग के निदेशक के तौर पे नियुक्त हुए हैं। इसके बाद पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने गोपालगंज में 32 करोड़ की लागत से बने G+5 कोर्ट भवन का उद्घाटन किया, ये आप देख रहे हैं। बिहार में बोधगया के बाद वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार में पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र जो है इसका निर्माण पूर्वी चंपारण में जो पीपर कोठी है वहां पर किया गया है। उद्घाटन 7 नवंबर 2021, ये जो उपराष्ट्रपति जी हैं उनके द्वारा किया गया है। इसके बाद आप देखें एक रिपोर्ट के हिसाब से बिहार का सर्वाधिक प्रदूषित शहर जो है वो बिहार शरीफ है। यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के ऊपर दर्ज किया गया है। आप खुद सोच सकते हैं कैसी हवा होगी। इसके बाद आप देखें बिहार के गया में स्कूली बच्चों के बचत खाते से बच्चों का बैंक खुला है और यहाँ पर बच्चे अभिभावकों से मिलने वाले जो पॉकेट मनी होती है यानी जेब खर्च होता है उसको बचाकर जमा कर सकते हैं। बचत को बढ़ावा देना या बचत की शिक्षा बचपन से डालना, ये उद्देश्य है। और साथ में ज़रूरत पड़ने पर बैंक से ऋण भी ले सकते हैं। तो बैंक का संचालन बच्चों के द्वारा किया जाएगा। मतलब बच्चों को बैंकिंग सुविधाओं का पूरा परिचय देना और साथ में उन्हें पैसा बचाना और पैसे का सदुपयोग करना, ये सिखाया जाएगा। इसके बाद आप देखें हाल ही में मधुबनी के अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक शम्स आलम को नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका नाम आप याद रखेंगे, शम्स आलम। और शम्स बिहार के पहले पैरा तैराक हैं जिन्हें कि 2020 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पे चुना गया है। मतलब ये अवार्ड दिया गया है, ये 2020 का है। और दीदी की रसोई खोलने की घोषणा हुई है, ये ग्रामीण विकास मंत्री जी के द्वारा की गई है। सभी जिलों में खुलेगा और वर्तमान में जीविका की ओर से राज्य के 35 जिलों में सदर अस्पताल जो है वहाँ पे दीदी की रसोई का संचालन किया जा रहा है। बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए ट्रैफिक प्लान, रोड और पुल के डिजाइन के साथ निर्माण सामग्री पर शोध के लिए बिहार रोड रिसर्च संस्थान यानी BRRI का निर्माण मोकामा में किया जाएगा। इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। फेस्टिवल एसोसिएशन ऑफ बिहार के तत्वाधान में 17 से लेकर 20 दिसंबर तक जहानाबाद में आयोजित होने वाली 12वीं जूनियर नेशनल फेस्टबॉल चैंपियनशिप और 6वीं फेडरेशन कप फेस्टबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी का अनावरण किया गया। ये आप एक मुद्दे को देख रहे हैं। साथ में ये भी कहा गया कि बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2021 से आयोजित होने वाले पक्षी महोत्सव कलरव, इसका जो शीर्षक है वो क्या है, कलरव,
यानी पक्षियों की चहचहाहट, इसका आयोजन 2022 में भागलपुर के कदवा दियारा में किया गया। कदवा दियारा, ये दियारा जो है ये नदियों का कछार होता है। अब यहाँ पर जो पहला पक्षी महोत्सव है इसका आयोजन कब किया गया था, तो यहाँ कब महत्वपूर्ण नहीं है, कहाँ किया गया था वो आप देख रहे हैं, जमुई में किया गया था, जो नागी नकरी क्षेत्र है वहाँ पर। तो पहले वाला पता होना चाहिए और इस बार वाला मतलब 2021 वाला आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं पर नजर रखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वास्थ्य विभाग पटना में देश के सबसे पहले कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया और 21 दिसंबर 2021 को वाल्मीकि नगर में पहली बार राज्य कैबिनेट की बैठक हुई थी। ये भी एक मुद्दा है। साथ में आप देख रहे हैं कि बिहार सशस्त्र पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी एक आदेश के हिसाब से बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस यानी BSAP जो है, इसे बैस कहा जाता है, इसके कर्मियों और अधिकारियों को अब 1 लाख रुपए, मतलब पहले कितना था 30,000 रुपये था, अभी 1 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जा सकता है। और 15 जनवरी 2022 तक चलने वाले मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान का आगाज 22 दिसंबर 2021 को हुआ। मोतिहारी से इसे स्टार्ट किया गया और इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नशा मुक्त बाल विवाह, नशा मुक्ति यहाँ पर होना चाहिए था, बाल विवाह उन्मूलन और दहेज प्रथा उन्मूलन के प्रति लोगों को जागरूक किया, सामाजिक बुराइयों के प्रति लोगों में जागरूकता। हाल ही में बिहार म्यूजियम की बिल्डिंग के बेस्ट आर्किटेक्ट के लिए AIA जापान अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड के तौर पर इसे चुना गया है। मतलब इसका जो वास्तु है या इसका जो आर्किटेक्चर है वो अपने आप में श्रेष्ठ है। बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किए गए चक्र एप्लीकेशन के माध्यम से मोबाइल पर एक क्लिक के जरिए ही अपराधियों की पूरी जो लिस्ट है वो सामने आ जाएगी। बिहार पुलिस ने राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर एक विशेष अभियान चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन प्रहार, नशा पर प्रहार और अपराधियों पर प्रहार। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने प्रोफेसर यहाँ पे आप देख रहे हैं कुमार चंद्रदीप की पुस्तक कोरोना पेंडेमिक डायमेंशन एंड प्रोस्पेक्टिव्स, ये किताब का नाम है, तो इसका विमोचन किया, शिक्षा मंत्री के द्वारा इसका विमोचन किया गया। और इसके बाद अगले वाले तथ्य को देख लेते हैं। तो यहाँ कहा गया कि 28 दिसंबर 2021 को सहरसा नगर परिषद को नगर निगम घोषित किया गया और मनेर जो है इसको नगर परिषद का दर्जा दिया गया। महिला और बाल विकास निगम ने किशोरियों के विकास के लिए बिहार के 22 जिलों में उड़ान अभियान को शुरू किया है और इसके तहत किशोरियों को बाल विवाह और दहेज प्रताड़ना, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मतलब जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं उसके प्रति जागरूक करना और उन्हें प्रशिक्षित करना, उनके अंदर कौशल विकसित करना, उन्हें सही भोजन उपलब्ध कराना और किशोरावस्था में जो शारीरिक या मानसिक समस्याएं, परिवर्तन इत्यादि होते हैं उसके प्रति जागरूक करना, ये सब इसका उद्देश्य है। बिहार के 2 मैथिली लेखकों को, ये मिथिला क्षेत्र की भाषा है मैथिली, काफ़ी मीठी होती है भोजपुरी की तरह ही, तो मैथिली लेखकों को वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई और मैथिली भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 के लिए समस्तीपुर के अमित मिश्र, यहाँ पर इनकी रचना का नाम लिखा हुआ है अंशु बन परस जायब, इसके लिए देने की घोषणा की गई है। और मधुबनी के डॉक्टर अनमोल लागी जो फूल आकाश के लिए, ये दोनों के लिए मैथिली बाल पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। तो ये मैथिली भाषा भी भोजपुरी से मिलती जुलती होती है लेकिन थोड़ी अलग होती है। बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से जारी निर्देश के तहत राज्य भर में जितने भी सरकारी हाई स्कूल हैं उनकी 9वीं 10वीं कक्षा की जो छात्राएं हैं वो दीवार नामक अखबार का प्रकाशन करेंगी और छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से ये पहल है। इसके बाद बिहार में भारत का 3रा फूड प्रोसेसिंग विश्वविद्यालय खोला जाएगा। ये फूड प्रोसेसिंग जो यूनिवर्सिटी है कहाँ पर खुलेगा, तो मुजफ्फरपुर और पटना के बीच में खोला जाएगा, इसकी लोकेशन है। देश के 2 अन्य संस्थान हरियाणा के सोनीपत और तमिलनाडु के तंजावुर में, इनकी लोकेशन आपको यहाँ बताई गई। आगे बढ़ते हैं, अगले तथ्य को देखते हैं। बिहार का मोतिहारी सदर अस्पताल राज्य का पहला हॉस्पिटल होगा जहाँ पे 6 शिक्षकों को डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड यानी DNB का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये जो डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड है इसे शॉर्टकट में DNB कहा जाता है। बिहार के 8 पर्यटन स्थल इको टूरिज्म के तहत डेवलप किए जाएंगे और इको टूरिज्म के तहत पर्यटन विभाग ने सबसे पहले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में कैमूर, मतलब पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिला ये पूरा कवर होगा, उसके साथ साथ कैमूर, नालंदा, राजगीर, मोतिहारी, दरभंगा, वाल्मीकि नगर और गया में काम शुरू करने का फैसला लिया है। इको टूरिज्म ये यहाँ पर इसकी पहल है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा, मतलब यहाँ पे भारत सरकार का सहयोग है लेकिन मूल रूप से बिहार सरकार के सौजन्य से बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 में, ये संशोधन अध्यादेश है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और 2022 वाला संस्करण है। इसमें संशोधन के तहत नगर पालिका कानून की 2 धाराएं, धारा 23 क्लॉज 1 और साथ में धारा 25, इसमें परिवर्तन कर दिया है। प्रतिवर्ष बिहार में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा 15 से 21 जनवरी को भूकंप सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है और इसका आयोजन मुख्य रूप से लोगों को भूकंप जैसी आपदा के प्रति जागरूक करना है। गृह मंत्रालय ने राजगीर स्थित बिहार पुलिस एकेडमी को पूर्वी जोन के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी से सम्मानित किया है और वर्ष 2020-21 में पुलिस अवर निरीक्षक के प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर इसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है। विश्व आर्थिक मंच की ओर से जारी एक
यहाँ जारी किया गया, या आप आयोजन के तौर पे देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये आयोजित किया गया था, दावोस एजेंडा 2022। ठीक है, ये इसका सौजन्यकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच है, और इस सम्मेलन का यहाँ नाम आप देख रहे हैं, दावोस एजेंडा 2022। ये 18 जनवरी 2022 को पटना के संजय प्रधान को दुनिया भर के 14 लोगों के साथ वार्षिक पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया। मतलब ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसमें पटना के संजय प्रधान जी जो है, इन्हें वार्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद आप देखें 24 जनवरी 2022 को पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में HIV वायरस लोड लेबोरेटरी की शुरुआत की गई। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की ओर से राज्य के प्रत्येक जिले में 30 जनवरी 2022 से लेकर फरवरी 2022 तक स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान को चलाया जाएगा। और राजीव राज, इनका नाम राजीव रंजन है, इनकी पेंटिंग जो है वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसमें दर्ज की गई। ये पूर्णिया जिले के चर्चित चित्रकार हैं, मतलब प्रसिद्ध चित्रकार हैं। बिहार की राजधानी पटना में 12 मार्च 2022 को स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, और ज्ञान भवन में आयोजित होने वाले इस कॉन्क्लेव में देश भर से 600 से लेकर 700 युवा स्टार्टअप से जुड़ने के लिए उत्साहित दिखाई दिए। जबकि बिहार सहित देश में स्टार्टअप के भविष्य की योजनाएं, भविष्य पर चर्चा हुई और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। इसके साथ साथ स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। तो ये मैटर नहीं है, क्योंकि इस तरह के बड़े आयोजन का उद्घाटन राज्य स्तर पर चीफ मिनिस्टर ही करते हैं। इसके बाद आप देखिए पुलिस सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? 22 से लेकर 27 फरवरी 2022, एकदम लेटेस्ट वाला है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्विट्जरलैंड की संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से नवाजा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मधुबनी जिले के जयनगर में कमला नदी पर बैराज के निर्माण का काम शुरू किया है, और साथ ही में यहाँ कमला बलान के दोनों तरफ ये बैराज है। असल में इसके दोनों ओर पिपरा घाट से लेकर ठेंगहा पुल तक, ये लोकेशन आप देख रहे हैं, यहाँ तक 80 किलोमीटर की लंबाई में तटबंध के ऊंचाई बढ़ाने का काम होगा। मतलब उसे जितनी ऊंचाई है उससे ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, मतलब उसे मजबूत बनाया जाएगा और उसे पक्का किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर उसका रिनोवेशन होगा। तो ये कई सारे फेज में किया जाने वाला काम है। कुल मिलाकर बैराज को मजबूत बनाना और ज़्यादा क्षमता से युक्त बनाना, ये इसका उद्देश्य है। बिहार सरकार टाटा टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की है, और इस समझौते में टाटा टेक्नोलॉजी ने, मतलब टाटा टेक इसे कहा जाता है, ये पूरे बिहार में 149 ITI यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये बनाएगा। मतलब टाटा टेक्नोलॉजीज बिहार इन्वेस्टमेंट, ये इसका शीर्षक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग है। और इस प्रोजेक्ट में 4,606 करोड़ रुपए के कुल खर्च पर 149 जो ITI हैं उनको विकसित किया जाएगा, ताकि लोगों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। बिहार के रोहतास की पहचान कही जाने वाली जो धूप घड़ी है वो चोरी हो गई। अभी तक रेल की पटरियां उखाड़ कर ले जाने का मामला और बिजली के तार काट कर ले जाने का मामला दिखाई देता था। ATM की मशीन भी लोग उखाड़ कर ले जाते थे, लेकिन धूप घड़ी चुराना ये थोड़ा सा यहाँ एक मैटर है। तो ये रोहतास की पहचान थी और ये ऐतिहासिक थी। तो कोई इतिहास का संग्रह करता, शायद वही इसका यहाँ रुझान ले रहा हो, इसे आप देख सकते हैं। तो रोहतास के डेहरी शहर में ये 1871 की ऐतिहासिक धूप घड़ी थी और इसे चुरा लिया गया। मतलब इस तरह के काम वही कर सकता है जिसका पुराने सामान जमा करने में या इसे बेचकर पैसा कमाने में इंटरेस्ट हो। बिहार का IIT पटना अब सुपर कंप्यूटर पावर लैब से लैस होगा। मतलब यहाँ पे जो कंप्यूटर होंगे वो कैसे होंगे? सुपर कंप्यूटर होंगे। मतलब सारे कंप्यूटरों को सुपर कंप्यूटर नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सुपर कंप्यूटर की उपलब्धता होगी। और 9 संस्थानों में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत, मतलब देश भर की बात हो रही है, तो देश भर में 9 संस्थानों में, इसे साफ कर लेते हैं पहले। यहाँ आप देख रहे हैं जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसके तहत सुपर कंप्यूटर को स्थापित किए जाने की तैयारी है। तो उसमें से जो IIT पटना है वो भी शामिल हो गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जिन 9 संस्थानों में इसे लगाने की सहमति दी है उसमें IIT दिल्ली है, IIT मुंबई है, IIT मद्रास है, IIT पटना अभी आपने देखा ही, और इसके अलावा इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर दिल्ली जो है वो है, CDEC पुणे वाला है, और SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस यहाँ पर लगेगा सुपर कंप्यूटर। नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स पुणे वाला जो सेंटर है वहाँ पे लगेगा, और NIC दिल्ली में भी इसे लगाया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर 9 जो टेक्निकल संस्थान है वहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। तो सुपर कंप्यूटर ये सामान्य कंप्यूटरों से बहुत ज़्यादा अधिक क्षमतावान होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। साइबर अपराध उतना ही महंगा भी होता है, इसलिए ये गिनती के ही लग रहे हैं अभी। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के 6 जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा, और साइबर अपराध के हॉटस्पॉट के तौर पे पटना, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, गया, जमुई जिलों को चिन्हित करने के बाद जिला पुलिस को विशेष टास्क जो है वो सौंपे गए हैं। मतलब उनके अपने टास्क हैं, उन्हें समय रहते पूरा करना है। जल जीवन हरियाली मिशन जो है इसकी योजना के तहत कृषि विभाग ने, यहाँ पर आप देख रहे हैं, कृषि विभाग ने प्रखंड के नोनहर गाँव में किसान गोष्ठी का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता उप मुखिया विजय कुमार पटेल जी ने की थी। और गोष्ठी में किसानों को जैविक खेती, नैनो यूरिया के उपयोग, आधुनिक विधि से फसलों की सिंचाई,
बागवानी सहित कई बिंदुओं पर कर्मियों के द्वारा किसानों को जानकारी दी गई। मजे की बात यह है कि जैविक खेती और नैनो यूरिया के बारे में भले ही किसान ना जानते हो, लेकिन कृषि की जो बेसिक पद्धतियां हैं और उसमें जुगाड़ वाला जो काम है वो किसानों से बेहतर उद्यमी नहीं जान सकते। तो यहाँ किसान चाहे तो जो कर्मी उन्हें सिखा रहे हैं उन्हें पढ़ा दें, इतनी हैसियत उनकी होती है। अब ये बात अलग है कि जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। ठीक, तो यहाँ हमने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मीडिया ट्रेंच के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया, बिहार विभूति सम्मान। और यह कार्यक्रम NDMC कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। लेट्स इंस्पायर बिहार के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट को देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बिहार राज्य वन और पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने अररिया जिले के जो हिंगला आरोही क्षेत्र है वहाँ पे 10 एकड़ जमीन पर एक मंकी पार्क बनाए जाने की घोषणा की और पार्क को महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु जी के नाम पर रेणु वन कहा जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु ये बिहार जिले की शान या उनके बिहार क्षेत्र के रत्न कहे जा सकते हैं। इनकी रचनाएं बेजोड़ हैं। इसके बाद आप आगे देखें, बिहार के जमुई के शिवम खनीत को, इनके नाम को आप देखें, इनको दुबई में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर 2021 का जो खिताब है वो दिया गया है। सड़क दुर्घटना में घायल होने वालों को हॉस्पिटल पहुंचाने पर नगद आर्थिक मदद 5,000 रुपया देने से बिहार मॉडल को पूरे देश में लागू करने का फैसला लिया गया है। ये जो नगद आर्थिक मदद है इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। बिहार मॉडल इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहल बिहार ने की थी। बिहार पहला राज्य है जिसने कि गुड सैमरिटन यानी अच्छे लोगों को नकदी देने का फैसला लिया था। नगद सहायता एक तरह का प्रलोभन होता है, ये लोगों को अच्छे काम करने के लिए भी प्रेरित करता है और बुरे काम करने के लिए भी उकसाता है। अब यहाँ पर आप देखें कि साल 2018 से ये नियम बिहार में लागू है, यानी काफ़ी पहले से है, और इसी मॉडल को देश के सभी राज्यों में 15 अक्टूबर 2021 से लागू करने का फैसला लिया गया। अच्छे काम करने पर नगद पुरस्कार दिया जाएगा, कुछ इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले तथ्य को आप देखें, सब वन लाइनर फैक्ट ही हैं, इसमें कोई आपस में तालमेल नहीं है कि एक फैक्ट है उसके बाद सीक्वेंस रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। जितने इंपॉर्टेंट हैं और जो इस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ पर दिए गए। तो बिहार विधानसभा के द्वारा 30 नवंबर 2021 को बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया गया और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा अब 70 वर्ष तक होगी। पहले कितनी थी? 62, बढ़ा दिया गया, 8 साल की थी। तो इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा, ये 3 वर्ष तक अपना काम जो जिस पद पे है वहां पर कर सकते हैं। अगला जो हमारा तथ्य है उसे आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नवंबर 2021 में NTPC बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन पटना की जो यूनिट है, यूनिट 1 660 मेगावाट और NTPC बरौनी थर्मल पावर स्टेशन की जो स्टेज 2 की 500 मेगावाट वाली क्षमता की यूनिट है उसका लोकार्पण किया। अपनी अपनी क्षमताएं इनकी हैं, तो कभी कभी पावर पूछ ली जाती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ 660 मेगावाट और 500 मेगावाट। अब लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री के समक्ष NTPC बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर आधारित एक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। ये कुछ मैटर था। इसके बाद आप अगले वाले को देखें। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री यानी जो GIR है उसने बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना कर दिया है, क्योंकि मिथिला क्षेत्र जो है वहाँ पर इसकी पैदाइश होती है। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री GIR यहाँ आप देख रहे हैं, इसका ये अंग्रेजी वर्जन यहाँ दे दिया है जो कि फालतू है, आप सिर्फ हिंदी वाला देखिए, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी के वीडियो में देखेंगे। इसके बाद नीचे वाले तथ्य को देखते हैं। इंडियन पुलिस फाउंडेशन जिसे कि IPF कहा जाता है, उसके द्वारा 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश पुलिस यानी जो आंध्र प्रदेश का पुलिस बल है उसने IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में टॉप पोजीशन हासिल की है। तो इससे बिहार को क्या मतलब? बिहार को इसलिए मतलब है क्योंकि यहाँ पर इनकी पोजीशन जो है वो सबसे लास्ट वाली है, यूपी और बिहार दोनों की। तो ये चिंताजनक है, इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। 5.81 का जो स्कोर है उसके साथ उत्तर प्रदेश का 28वां और बिहार का एकदम अंतिमवां स्थान है, यानी 29वां स्थान है 5.74 के स्कोर के साथ। इसमें सुधार की आवश्यकता है। नवंबर 2021 में नीति आयोग के द्वारा जारी बहुआयामी निर्धनता रिपोर्ट और सूचकांक जो जारी किया गया था, रिपोर्ट के साथ ही इंडेक्स जुड़ा रहता है। तो ये जो बहुआयामी निर्धनता रिपोर्ट और सूचकांक है इसमें सर्वाधिक बहुआयामी निर्धन जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में बिहार का पहला स्थान है। ये भी चिंता की बात है। यहाँ पर टॉप करना ये चिंतनीय है। जरूरी नहीं है कि हर इंडेक्स में आप पहले स्थान पर रहें या जो टॉप 10 है उसमें शामिल रहें तो खुशी होने का विषय। कुछ इंडेक्स ऐसे होते हैं जिसमें टॉप पर रहने का मतलब है सबसे बुरा। तो यह वही स्थिति है, निर्धनता है और वो जनसंख्या प्रतिशत जो है वो ज़्यादा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की जो स्टेट रैंकिंग है उसमें 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में बिहार जो है वो 13वें पायदान पर रखा गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित कुल 121 अवार्ड में से पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमात्र बिहार के सुपौल जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है, सुपौल को। और सुपौल को यह अवार्ड 50,000 से 1 लाख की आबादी वाली जो कैटेगरी है उसके अंतर्गत दिया गया है। अगले वाले तथ्य को देखते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण जो ये
फेज़ 5 या इसका जो चरण 5 है, इसके हिसाब से बिहार के लिंगानुपात को अगर देखा जाए तो 2015-16 के सर्वेक्षण जो NHFS का फेज़ 4 था, उसे अगर देखा जाए तो उसमें 1062 से बढ़कर ये 1090 हो गया। मतलब 1000 पुरुषों पर पहले 1062 महिलाएं थी, बिहार क्षेत्र की बात हो रही है, और अभी ये 1090 हो गई। तो ये तो जो लिंगानुपात है इसको हमने शुरुआत में देखा था। बहुत सारे तथ्य रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद आप देखें कि गोरखपुर से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे बनेगा और केंद्र सरकार ने इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए सैद्धांतिक सहमति पहले ही दे दी है। यह एक्सप्रेसवे जो है ये गोरखपुर से शुरू होगा, यानी यूपी से स्टार्ट होगा, और बिहार में गोपालगंज से ये अंदर प्रवेश करेगा, राज्य में एंटर करेगा। और उसके बाद ये कहाँ कहाँ जाएगा, तो सीवान, छपरा, मतलब जिलों के नाम आप देख रहे हैं, तो सीवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज, यहाँ से गुजरते हुए तब जाकर ये सिलीगुड़ी में प्रवेश करेगा, यानी वेस्ट बंगाल में जाएगा। और बिहार में इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 416 किलोमीटर, यानी अच्छा खासा दायरा जो है ये बिहार में गुजरेगा। और इस एक्सप्रेसवे का संपूर्ण हिस्सा ग्रीन फील्ड होगा। पेड़ों को पूरी तरह से ध्वंस कर दिया गया है अवसंरचना डेवलप करने के चक्कर में। राजमार्ग बनाने का काम जितनी तेजी से सरकार कर रही है, उतनी ही तेजी से पेड़ों को नष्ट करने का भी काम कर रही है। पौधारोपण का रिकॉर्ड बनाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पौधों को जिंदा रख पाना और हमेशा सुरक्षित रखना ये सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है, मतलब सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। पौधे लगाने में तो हम नंबर 1 है, लेकिन उन्हें बचाने में एकदम फिसड्डी। तो यहाँ ग्रीन फील्ड से बनाने का फैसला लिया गया है। इसके बाद आप आगे देखें, 15 से लेकर 17 नवंबर 2021 को LS कॉलेज मुजफ्फरपुर में आयोजित 87वीं बिहार जूनियर और सीनियर एथलेटिक्स मीट का ओवरऑल खिताब जो है ये रोहतास की टीम ने जीता है, और मुजफ्फरपुर की टीम ने ओवरऑल रनर अप का खिताब जो है वो जीता है, मतलब दूसरी पोजीशन पे। बिहार ई लोक सेवा के रूप में बनाए गए बिहार ई लोक सेवा के रूप में अपनाए गए नवाचार की अनूठी विशेषताओं और सफलताओं को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करते हुए 13 नवंबर 2021 को वर्चुअली आयोजित किया गया जो 75वां स्कॉच समिट था, मतलब ये सम्मेलन था। तो इस स्कॉच सम्मेलन में बिहार को गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में ये पुरस्कार इसे दिया गया। बिहार के जमुई के डॉक्टर शंकरनाथ झा हैं, इन्हें 11 नवंबर 2021 को शिक्षा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया। ये 2021 का संस्करण था। पुरस्कार और सम्मान पूछा जाता है। और बिहार के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार की उसमें कैटेगरी होती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो आइए देखते हैं, 2021 के लिए रामविलास पासवान जी को मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों में उनके कार्य के लिए, माने समाज सेवा के लिए, पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 4 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला है। तो पद्मश्री जो है ये सबसे निम्न कोटि का नागरिक सम्मान होता है, मतलब प्रतिष्ठित ये भी है, लेकिन बाकियों की तुलना में इसकी महिमा कम होती है और इसकी संख्या, पाने वालों की संख्या भी ज़्यादा होती है। तो 4 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इसमें श्रीमती दुलारी देवी हैं, इन्हें कला के क्षेत्र में मिला है। श्री रामचंद्र मांझी को कला के क्षेत्र में, दिलीप कुमार सिंह जी को चिकित्सा के क्षेत्र में, मृदुला सिन्हा को मरणोपरांत प्राप्त हुआ है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए। ये आपने देखा। और बिहार के 8 व्यक्तियों को 2020 के लिए पद्म पुरस्कार दिया गया था। तो वो पीछे वाली जो न्यूज़ है उसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आजकल जो अवार्ड है या फिर इस तरह की चीज़ें हैं उसमें सिर्फ लेटेस्ट ही नहीं पूछा जाता है, 1 आध साल पीछे का भी रगड़ देते हैं उसी में। तो यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद 2020 के लिए अगर देखा जाए तो बिहार की शख्सियत पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज जी जो है, इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण और 7 अन्य लोगों को पद्मश्री दिया गया। तो पद्मश्री भले न पूछा जाए और नहीं पूछा जाएगा इतना पुराना, लेकिन पद्म विभूषण इत्यादि पूछा जा सकता है। तो जॉर्ज फर्नांडीज जी को आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय राजगृह जो है वहाँ पर आयोजित 3 दिवसीय 7 से लेकर 9 नवंबर 2021 तक चलने वाला ये 6वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म या आप इसे धम्म सम्मेलन 2021 कह सकते हैं, यह आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन से पहले उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू, राज्यपाल फागू चौहान जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया। इस सम्मेलन के आयोजन के मौके पर नालंदा विश्वविद्यालय में नालंदा विश्वविद्यालय और इंडिया फाउंडेशन के द्वारा जो पूरा कार्यभार है उसको देखा गया। इसके साथ आप देखें कि सम्मेलन का थीम क्या था। तो कोविड संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म धम्म परंपराएं। धम्म जो है ये बौद्ध शब्द है, मतलब वैसे तो देखा जाए तो ये पाली और प्राकृत से प्रेरित है, लेकिन मूल रूप से बुद्ध के द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया और बाद में सम्राट अशोक ने इसको लोकप्रिय बनाया। और धर्म का जो सही परिभाषा या रूप है उसे हम अपने पुराणों और अपने जो श्रुति ग्रंथ हैं उनके अंदर देखते हैं। तो यहाँ धर्म धम्म परंपराएं जो हैं ये विश्व व्यवस्था को किस प्रकार से फिर से खड़ा कर सकती हैं, ये यहाँ पर थीम वाक्य दर्शाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कोविड-19 टीकाकरण पर चर्चा हो रही है, तो इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी बिहार के। यहाँ मंगल पांडे जी वो वाले नहीं है,
अब यहाँ आप देखिए कि टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैक्सीन मित्र नाम का जो चैटबोट है उसको लॉन्च किया, और ये जो चैटबोट है ये मेटा के स्वामित्व वाले मैनेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। व्हाट्सएप इसमें सहयोगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 22 मार्च 2022 को गांधी मैदान जो है वहाँ पर बिहार दिवस 2022 का उद्घाटन किया, और ये 22 से लेकर 24 मार्च तक चलता है बिहार दिवस। यहाँ आप देख रहे हैं बिहार औपचारिक रूप से 22 मार्च 1912 से अलग राज्य बना था, और 22 मार्च 2010 को इसी दिन बिहार दिवस को मनाया गया था। तो हर प्रदेश सरकार जो है वो अपने राज्य के तौर पे दिवस मनाती है, मतलब उस दिन राज्य के विकास के लिए तरह तरह की जो योजनाएं हैं उनकी लॉन्चिंग की जाती है और तमाम समारोह इत्यादि आयोजित किए जाते हैं। तो बिहार का आप देख रहे हैं। इसके बाद 28 फरवरी 2022 की बात कर लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 59वीं जो पुण्यतिथि है उसको मनाया गया, मतलब निर्वाण दिवस। इसके साथ आप देखें 16 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राजगीर में 480 एकड़ में एक जू सफारी जो नई बनी हुई है उसका लोकार्पण किया, और इस जू सफारी के निर्माण में 176 करोड़ रुपए की लागत आई। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, यहाँ आप देख रहे हैं, और साथ में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भारत सरकार के नितिन गडकरी जी, इन्होंने 11 फरवरी 2022 को संयुक्त रूप से मुंगेर में, जो बिहार का मुंगेर जिला है, वहाँ पे 696 करोड़ रुपए की लागत से 14.5 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे नंबर 333B के अंतर्गत, यहाँ नेशनल हाईवे का जो नंबर है और इसकी लंबाई, इसके अंतर्गत गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल की पहुंच पथ परियोजना का लोकार्पण किया है। मतलब वो रेल का भी पुल होगा और सड़क पुल भी होगा, यानी उस पर वाहन भी चल सकते हैं और रेलगाड़ी भी। इस तरह के पुल का लोकार्पण किया। ये परियोजना है, अच्छी खासी परियोजना है, और इस परियोजना के लोकार्पित होने से मुंगेर खगड़िया वाला जो क्षेत्र है इसके बीच की दूरी 100 किलोमीटर और मुंगेर और बेगूसराय के बीच की दूरी 20 किलोमीटर कम हो जाएगी, यानी आने जाने में लगने वाला समय और खर्चा दोनों कम हो जाएगा। ये हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा फैक्ट है उसमें ये बताया गया कि 3 जनवरी 2022 को गुरु के बाग में स्थित जो परिसर है वहाँ पे नए पटना साहिब भवन का उद्घाटन ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, जबकि 28 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर स्थित जो बापू सभागार है वहाँ पे IMA के 96वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन किया। ये तारीख थी 28 दिसंबर 2021 की। इसके बाद आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 11 दिसंबर 2021 को राजगीर में 3 दिवसीय जो राष्ट्रीय आयुर्वेद पर्व था 2021 का, उसका उद्घाटन किया। और देखिए, आयुष मंत्रालय के द्वारा 11 से लेकर 13 दिसंबर 2021 को 3 दिवसीय राष्ट्रीय आयुर्वेद पर्व जो है ये देश के 4 राज्यों में मनाने का फैसला लिया गया था। ये 3 दिन तक चलने वाला था। तारीख आप देखिए 11 से 13 दिसंबर। इसमें बिहार के राजगीर को भी शामिल किया गया। इसके बाद आप देखें बिहार मद्य निषेध और उत्पादन संशोधन विधेयक 2022, इसको 30 मार्च 2022 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित कर दिया गया। बिहार में जो संशोधन विधेयक लॉन्च हुआ है इसके हिसाब से पहली बार शराब पीते हुए या नशे में पकड़े गए व्यक्ति को जुर्माना देने पर छोड़ा जा सकता है। मतलब ये संशोधन जो हुआ था, और नए कानून के तहत शराब पीकर पकड़े जाने पर 2 से 5 हज़ार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। मतलब पहले वाला रूल क्या था कि आप ऐसे शराब पीते हुए या फिर नशे में धुत पकड़े गए तो अगर पहली बार ऐसा किया है तो आपको ऐसे चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि आप नशे में धुत या शराब के साथ पकड़े गए तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, और 2 से 5 हज़ार रुपए के बीच में जुर्माना देना होगा, और अगर नहीं दिया तो फिर जेल में भर दिया जाएगा। पहले जुर्माना मात्र 50,000 था, तो 50,000 एक अच्छी रकम होती है। इसके बाद आप देखें बिहार सरकार ने राज्य में जमीन की लागत को कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया था, और बड़ा फैसला क्या है, तो औद्योगिक भूमि के लिए निबंधन और स्टाम्प शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की अधिसूचना जारी की थी। ये एक बड़ी चीज़ है, और यह अधिसूचना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी, यानी आने वाले वर्षों में ये काम करती रहेगी। 14 से लेकर 17 मार्च 2022 की अगर बात करें तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियनशिप में बिहार का जो जमुई जिला है, जमुई क्षेत्र है, यहाँ पर जाबिर अंसारी जो है उन्होंने 3रा स्थान प्राप्त किया और कांस्य पदक जीता। 3rd पोजीशन पे कांस्य मिलता ही है वैसे भी, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। इसके बाद बिहार सरकार द्वारा राज्य में खतियान और मानचित्र सहित भूमि के जो डिजिटल दस्तावेज है उनको घर घर पहुंचाने की पहल की गई है। मतलब जो खतौनी और खसरा होता है, भूलेख वाला जो काम है उसको। इसके बाद आप देखें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च 2022 मतलब 8 मार्च को मनाया जाता है, तो 2022 वाला जो मनाया गया उसके अवसर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण काम करने वाली बिहार के भोजपुर जिले की अनीता गुप्ता को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। 24 से लेकर 27 फरवरी 2022 तक बिहार में पहली राज्य स्तरीय वर्चुअल डाक टिकट प्रदर्शनी, और इसका नाम था बिहार डिजिपेक्स, इसका आयोजन किया गया, और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जी ने किया था। इस प्रदर्शनी का आयोजन बिहार डाक परिमंडल के द्वारा किया गया, जिसका विषय था भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। ये डाक टिकट जो प्रदर्शनी है इसका आप यहाँ पे समय देख सकते हैं।
इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। तो कोलकाता की 6 सदस्यीय टीम ने पटना स्थित जो तारामंडल है उसका निरीक्षण किया और इसके बाद तारामंडल को डिजिटलाइज करने का जो काम है वो शुरू हो गया है। पटना का तारामंडल देश का ऐसा पहला तारामंडल होगा जिसमें कि 6 रेड, ग्रीन और ब्लू RGB प्योर लेज़र प्रोजेक्टर लगाए जाएंगे। और ये जो प्योर लेज़र प्रोजेक्टर हैं इनके द्वारा जो चित्रांकन है उसे और बेहतर तरीके से, मतलब जो इमेज है वो और बेहतर दिखाई देगी, जिसमें कि हम ग्रह, नक्षत्रों, तमाम तारों और अपने सौर मंडल और बाहरी दुनिया के बारे में परिचय प्राप्त कर सकते हैं। तारामंडल एक रोचक और जानकारी वाली चीज़ होती है। इसके बाद आप आगे देखें, उत्तर बिहार जो क्षेत्र है, मतलब बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर पाई जाने वाली मैथिली बतख, मिथिला क्षेत्र है ना, तो उसको मैथिली बतख कहा जाता है। इसको नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स करनाल में नाम दर्ज करने के तौर पे, मतलब इसका नाम दर्ज किया गया है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर के वैज्ञानिकों की टीम ने 6 साल तक बतख पर रिसर्च करने के बाद इसका नामकरण किया है। ये आपने देखा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15 फरवरी 2022 को शहीद स्मारक तारापुर मुंगेर में शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया। शहीद पार्क एवं पुराना थाना परिसर में पार्क विकास कार्य का लोकार्पण भी किया गया। स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के तारापुर के एक साथ 34 लोग शहीद हुए थे और उनकी स्मृति में अब प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को तारापुर शहीद स्मारक पर राजकीय समारोह का आयोजन किया जाता है। रामायण रिसर्च काउंसिल को नेशनल कोऑर्डिनेशन, यहाँ आप देख रहे हैं, रामायण रिसर्च काउंसिल के नेशनल कोऑर्डिनेटर और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर, इनका नाम है हिमलायन योगी स्वामी वीरेंद्रानंद जी महाराज, लंबा चौड़ा नाम है। तो इन्होंने ऐलान किया है, या इनका ऐलान है कि माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, और ये कितनी ऊंची है तो 251 मीटर ऊंची जो प्रतिमा है वो सीतामढ़ी में स्थापित की जाएगी। और माँ जानकी जन्मस्थली सीतामढ़ी में भगवती सीता की ये जो प्रतिमा है इसकी लंबाई आप देख ही चुके हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, मतलब इस तरह का देवी सीता की मूर्ति बनाने का शायद ये पहला प्रयास होगा। इससे पहले भगवान राम और भगवान शिव और हनुमान जी की मूर्तियां बनती रही हैं, लेकिन माता सीता की इतनी ऊंची मूर्ति बनाने का ये पहला प्रयास। वैसे सीतामढ़ी का जो यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो मूल रूप से अगर देखा जाए ऐतिहासिक साक्ष्यों में, तो सीता जी जो मिथिला वाला क्षेत्र है, मिथिलांचल, वहाँ की रहने वाली थी। ठीक है, मिथिलेश कुमारी इन्हें कहा भी जाता है। और मैथिली इनके पूरे राज्य की जो लोकल लैंग्वेज है उसके तौर पर उसे देखा जाता था। और ये सीतामढ़ी नाम की जो जगह है ये उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि सीतामढ़ी जो है ये बिहार वाला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रेल कौशल विकास योजना, इसे RKVY कहा जाता है। इसके तहत प्रशिक्षण अवधि को समाप्त करके, यहाँ नीचे वाला डाटा हम लोग देख रहे हैं, इसे आप देख रहे हैं। प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के बाद सिग्नल और दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र दानापुर जो कि बिहार में है, वहाँ पे 16 प्रशिक्षकों को, और ये 16 जो प्रशिक्षु हैं ये योग्य हैं, मतलब ट्रेंड हैं, इनको पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य सिग्नल इंजीनियर द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। मतलब अब ये इस कौशल के लिए दक्ष हो चुके हैं। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री, इतना सारा डिपार्टमेंट इनके जिम्मे है। यहाँ आप देखें, सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्होंने बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटरवे 1 जो है गंगा नदी पर बना हुआ है, वहाँ कालूघाट इंटरमॉल टर्मिनल का शिलान्यास किया। और कालूघाट इंटर मॉडल टर्मिनल जो है इसका निर्माण बिहार के सारण जिले में गंगा नदी पर करीब 78.28 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। तो 4 फरवरी 2022 को जब इसे सेलिब्रेट किया गया, ये सेलिब्रेशन का मौका तो नहीं है, जागरूकता का मौका है। तो इस अवसर पर पटना जंक्शन के पास में पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े कैंसर हॉस्पिटल महावीर कैंसर संस्थान में कैंसर की शुरुआती जांच निःशुल्क करने का जो काम है वो किया गया। इसके लिए संस्थान ने इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ एक जो समझौता ज्ञापन है उस पर हस्ताक्षर किया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में कैंसर की जांच के लिए स्थापित विश्व स्तरीय जीनोमेटिक जो लेबोरेटरी है उसका उद्घाटन किया है। कैंसर की जांच ऐसे आमतौर पर देखा जाए तो काफ़ी चरणबद्ध प्रक्रिया वाली होती है और महंगी होती है। तो ये सारी जो जांच और सुविधाएं हैं, ये समय रहते अगर जांच हो जाए तो रोगी की जान बच भी सकती है, मतलब शुरुआती चरणों में। तो ऐसे में इसे निःशुल्क करना ही अपने आप में एक प्रशंसनीय कदम है। बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। अब इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। बिहार सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर पर्यटन मंत्रालय ने पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट में शामिल किया है और पुनौरा धाम के गंतव्य को हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया। ये प्रसाद स्कीम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, हालांकि आपने पढ़ा होगा, उसको सिर्फ रिवाइज करना है। इसके बाद आप देखें, देश के 61 बच्चों को, यहाँ आप देख रहे हैं 61 बच्चों को वर्ष 2021 और 2022 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 3 बच्चे इसमें से बिहार के। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से कौन कौन से बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो धीरज कुमार हैं, ये वीरता के क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया है, और पल साक्षी इन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में मिला है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से अगर देखा जाए तो दरभंगा की ज्योति कुमारी जो है इन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्योति कुमारी, आप इनका ये न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा थी, चर्चा का विषय था।
इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने जानकारी दी कि बिहार में रमजान की मार्ग को 4 लेन राम जानकी मार्ग को 4 लेन बनाने की मंजूरी दी गई है। ये राम जानकी मतलब भगवान राम और माता सीता के नाम पे रखा गया मार्ग का नाम है। तो इसको 4 लेन बनाया जाएगा, मतलब ये सिंगल या डबल लेन था, तो उसके बाद इसे 4 लेन में विकसित किया जाएगा। तो ज़्यादातर राजमार्गों को चौड़ा करने का काम चल रहा है और नए राजमार्ग बनाने का भी काम चल रहा है, तो इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद पटना से लेकर कोलकाता एक्सप्रेस वे, ये बिहार की पहली सड़क होगी जो कि मतलब ये पूरा जो एक्सप्रेस वे है ये पटना और कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल के बीच में बनेगा, जो कि एज रिस्ट्रिक्टेड होगी, मतलब इसमें जो रिस्ट्रिक्शन है उसे आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले तथ्य को देखते हैं। तो हाल ही में पटना में मिले दक्षिण अफ्रीकी ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक जेनेटिक पैटर्न B2 प्राप्त हुआ है, और वहीं जो मुंबई और महाराष्ट्र क्षेत्र में, मतलब महाराष्ट्र जिले में जो पैटर्न मिला है वो BA1 है। तो कोरोना वायरस के रंग की कोई यहाँ सीमा ही नहीं है, कितने रंग वो बदल चुका है, कितने वेरिएंट आ चुके हैं। 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने वर्ष 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का 4था एडिशन जारी किया। इसमें बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में बिहार का 18वां स्थान है, और केरल जो है वो टॉप पोजीशन पे, मतलब पहली पोजीशन पे। इसके बाद आप देखें यहाँ अगले वाले तथ्य को, तो पूर्वी क्षेत्र की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला का राष्ट्रीय जल पुरस्कार बिहार के किस जिले को मिला है? तो ये प्रश्न के फॉर्मेट में पूछ लिया गया है, लेकिन इसका नीचे आंसर भी दिया है। पूर्वी चंपारण जिला जो बिहार का है उसको दिया गया है, ठीक है। और झारखंड में गोड्डा क्षेत्र जो है उसे, मतलब झारखंड के गोड्डा ने पूर्वी क्षेत्र में क्रमशः पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है, तो पूर्वी चंपारण यहाँ पहले स्थान पे है, उसे आप देख रहे हैं। इसके बाद नशा मुक्त बिहार के लिए हाफ मैराथन का आयोजन जागरूकता के उद्देश्य से 27 मार्च 2022 को बिहार के पटना में आयोजित किया गया। बिहार के पहले पूर्ण एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए मंजूरी मिल गई है, और इस एक्सप्रेसवे को आमस दरभंगा के बीच में बनाया जाएगा। बिहार में अब जो जिले हैं उनको ये जोड़ने का काम करेगा, और यह एक्सप्रेसवे 6 जिलों से होकर गुजरेगा, और इसका 80% जो एरिया है वो ग्रीनफील्ड होगा। IIT पटना इंजीनियरिंग संस्थान के द्वारा देश में पहली बार -19 डिग्री तापमान में भी काम करने वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम बैटरी चालित जो सूटकेस इन्वर्टर है उसको विकसित किया गया, मतलब अत्यंत न्यून तापमान पर भी ये काम कर सकता है। इसके बाद केंद्रीय विज्ञान और पर्यावरण केंद्र जो है, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है, तो इसके द्वारा जारी एक रिपोर्ट के हिसाब से 15 अक्टूबर 2021 को, यहाँ जो रिपोर्ट है उसे आप देखें, 15 अक्टूबर 2021 से 28 अक्टूबर 2022 के बीच में बिहार का सीवान जिला जो है ये प्रदूषण के मामले में भारत में पहले स्थान पर था। ये चिंता का विषय। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके शरद यादव जी अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल यानी लोजद का विलय लालू प्रसाद यादव जी की जो राष्ट्रीय जनता दल है उसमें कर रहे हैं, मतलब उन्होंने कर दिया है। इसके बाद आप देखें, ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित जूनियर नेशनल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के भोला सिंह ने स्नैचेस, क्लीन एंड जर्क और टोटल वेट जो है इसमें स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ भोला सिंह जी का नाम आप याद रखेंगे। इसके बाद बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक बनाया गया है? तो ये है हेल्थ एक्सपर्ट आशीष झा, ठीक है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बिहार के मधुबनी जिले के हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष झा को अपना नया कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर के तौर पे बनाए हुए हैं, तो इनका नाम आप याद रखेंगे, आशीष झा जी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI ने भागलपुर के कहलगांव में माधवरामपुर मौजा जो क्षेत्र है, मतलब मौजा का मतलब खुदी क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर स्थित 261 एकड़ जमीन के नीचे कोयले के विशाल भंडार की घोषणा करता है। मैंने सर्वे हुआ था तो ये पता लगा कि वहाँ बहुत सारा कोयला है, और इतना सारा जो कोयला है अगर ये उत्खनन से प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिहार के वर्तमान में वैसे तो माना जाता है कि झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तो एक बड़ा जो खनिज संसाधन था, मतलब मैक्सिमम पार्ट वो झारखंड के पास चला गया, तो बात तो सही है, लेकिन बिहार में भी अभी बहुत सारे ऐसी चीज़ें। बिहार में वर्तमान में लागू तीसरे कृषि रोड मैप की अवधि जो है वो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2022 तक के लिए लागू थी, और इसकी तिथि को बढ़ा दिया गया है, तो बढ़ाकर अभी 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया है। यहाँ आप इसकी रेंज देख रहे हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSS के द्वारा जारी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से बिहार में नियोजित वेतन के कामगार लोगों का जो प्रतिशत है वो मात्र 9.3% है, और नियमित वेतन के कामगारों की संख्या देश में बिहार में सबसे कम देखी जाती है। बिहार में 24.7% लोग नियमित वेतन पर काम कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, देश में जो आंकड़ा है उसमें 24.7% लोग जो है वो नियमित वेतन पर काम कर रहे हैं, और देश में सबसे अधिक नियमित वेतन पर काम करने वाले जो कामगार हैं उनकी संख्या हरियाणा राज्य में है, मतलब प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 38.9%। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो 2020 की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से भारत में संज्ञेय अपराध की श्रेणी में बिहार की रैंक है 25वीं। बिहार पुलिस में किन्नरों की सीधी नियुक्ति की जाएगी, और सामान्य प्रशासन विभाग ने संकल्प जारी करके किन्नरों या ट्रांसजेंडरों को पिछड़ा वर्ग की अनुसूची 2 में शामिल किया है, और इसके तहत सिपाही या दारोगा की जो आगामी नियुक्तियां हैं उसमें 500 पद एक
मतलब यहाँ आप देखें प्रत्येक 500 पदों पर एक ट्रांसजेंडर की सीधी नियुक्ति होगी। ये अपने आप में एक प्रशंसनीय कदम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को देखते हैं। बिहार में वर्तमान में 8,067 ग्राम पंचायत और 8,067 ग्राम कचहरी, 534 पंचायत समिति और 38 जिला परिषद के कार्यालय हैं वर्तमान स्थिति। और 29वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन 15 से लेकर 18 फरवरी तक गुजरात के साइंस सिटी अहमदाबाद में ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से किया गया था। और इस राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में पूर्णिया के 4 बच्चों ने भाग लिया था। बाल विज्ञान कांग्रेस में पूरे देश के विभिन्न राज्यों से 30 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया और इसमें पूर्णिया जिले के बलदेव उच्च विद्यालय भवानीपुर और राजधाम के छात्र भानुप्रकाश का चयन किया गया। बिहार से एकमात्र राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक के तौर पर ये चयनित हुए। इनका नाम क्या है? भानुप्रकाश। इसके बाद आप अगले वाले को देखिए। बिहार उद्यमी संघ BIA से कहा जाता है शॉर्टकट में, और IIM कोलकाता, इनोवेशन पार्क इलेक्ट्रॉनिक्स और केंद्रीय IT मंत्रालय और डाउनटाउन वेंचर्स लेबोरेटरी गुवाहाटी के साथ मिलकर टाइड, यहाँ आप देखें टाइड 2.0 स्टार्टअप चैलेंज का आयोजन किया गया। मतलब इतने सारे लोग या इतनी सारी जो संस्थाएं हैं वो इसमें मिलकर ये जो स्टार्टअप चैलेंज 2.0 इसका एडिशन है इसको लॉन्च किया गया। मतलब इन्होंने मिलकर लॉन्च किया। दिल्ली, यहाँ अगले वाले को देख लीजिए। दिल्ली हाट जो है, हाट का शाब्दिक अर्थ होता है बाजार, खोमचे वाला बाजार, जहाँ बिसाती ऐसे सामान बिछाकर बेचा जाता है। तो दिल्ली हाट में 16 मार्च से लेकर 31 मार्च 2022 तक 15 दिनों का बिहार उत्सव मनाया गया और बिहारी हस्तशिल्पों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। बिहार स्थापना दिवस पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले 15 दिवसीय बिहार उत्सव का आयोजन इस बार कोरोना के बाद 2 साल के अंतराल पर हो रहा है। मतलब बीच में इसे स्थगित कर दिया गया था। पेपरलेस व्यवस्था वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट जो है वो सहरसा है, ये आप याद रखेंगे। और मधुबनी के रहने वाले जगदीश प्रसाद मंडल को उनके मैथिली उपन्यास पंगु के लिए, ठीक है, ये मैथिली भाषा का उपन्यास है और इसके लेखक हैं जगदीश प्रसाद मंडल जी। तो इसके लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ अगले तथ्य को आप देख रहे हैं। श्री S सिद्धार्थ को, ये नीचे वाला तथ्य है, श्री S सिद्धार्थ को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है और यह बिहार कैडेट के 1991 बैच के IAS ऑफिसर हैं। और S सिद्धार्थ वर्तमान में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पे काम कर रहे थे। सचिव की जो पोस्ट होती है और उसके बाद कैबिनेट सचिव जो स्तर के अधिकारी होते हैं वो एक IAS अधिकारी का स्वप्न होता है और ये सबसे शीर्ष स्थान होता है जहाँ तक वो पहुँचते हैं प्रमोशन के द्वारा। इसके बाद आप आगे देखें। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2020-21 में, मतलब ये जो सत्र है उसमें पूर्णिया जिले का साख जमा अनुपात जो था, इसे साफ कर लेते हैं। साख जमा अनुपात ये 81.8% था और यह राष्ट्रीय औसत 71.7% से ज़्यादा है। मतलब राष्ट्रीय औसत से इसकी मात्रा क्या है? ज़्यादा है। और इस अवधि में मुंगेर में यह अनुपात राज्य में सबसे कम यानी 28% था मात्र। जो वन लाइनर फैक्ट थे उन्हें हमने देखा, जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अभी यहाँ जो पैराग्राफ वाला करंट अफेयर है, मतलब एक करंट अफेयर के टॉपिक पे थोड़े अच्छे खासे पॉइंट्स हम देखेंगे, क्योंकि आजकल कोई भी करंट अफेयर का टॉपिक जो है वो एकदम से उथला नहीं पूछा जाता है कि सिर्फ पॉइंट पूछ लिया गया। उसमें बहुत सारे तथ्य होते हैं तो कई बार स्टेटमेंट देकर पूछता है, तो पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। विपश्यना ध्यान जो है इसको देख लेते हैं। ये किस प्रकार का ध्यान है? वैसे ध्यान और योग की परंपरा ये हमारी भारतीयों की विरासत है। तो 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विपश्यना ध्यान के लिए 15 दिनों की सरकारी छुट्टी देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पटना जंक्शन के पास बुद्ध स्मृति पार्क में विपश्यना केंद्र बनाया जाएगा और इसमें शामिल होने वाले इच्छुक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार की तरफ से 15 दिन का अवकाश दिया जाएगा। 3 जुलाई 2018 को यहाँ पर विपश्यना केंद्र का नियमित संचालन, मतलब वहाँ से शुरू किया गया और तब से लेकर अब तक नियमित संचालन किया जा रहा है। पटना का जो गांधी मैदान है उसमें 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई सारे समारोह और झांकियों का प्रदर्शन किया गया और इन झांकियों में प्रथम पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना को प्राप्त हुआ था, यहाँ आप देख रहे हैं। और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी पढ़ेगी बेटी बढ़ेगा बिहार, आत्म सुरक्षा कराटे, इन सबको पहला स्थान मिला। दूसरे स्थान पर कौन सी झांकी थी? तो ग्रामीण विकास विभाग की ओर से बिहार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन और हरियाली, इस अवसर पर, मतलब इस थीम पर बनाई गई झांकी थी, तो इसको दूसरा पुरस्कार मिला। और तीसरा वाला मिला था, ये उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी संस्थान के द्वारा झांकी निकाली गई थी जिसमें बिहार में खादी का प्रचलन, इस पर मतलब इसको शीर्षक बना के झांकी को बनाया गया था। इसके बाद बिहार पृथ्वी दिवस को देख लेते हैं। तो 9 अगस्त 2021 को इसको मनाया गया, प्रतिवर्ष मनाया जाता है 9 अगस्त पे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राजकीय अतिथिशाला में पौधा लगाकर वन और पर्यावरण विभाग की ओर से आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम को शुरू किया और 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। कितने पौधे बचाने का लक्ष्य रखा ये कभी नहीं देता है, लगाने का लक्ष्य जरूर दिखाता है कहीं भी। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जल जीवन हरियाली अभियान के लिए हरियाली अभियान के लोगो का लोकार्पण किया, मतलब इसका जो लोगो है उसे लॉन्च किया। वर्ष 9 अगस्त 2011 से, मतलब 9 अगस्त को तो मनाया ही जाता है, लेकिन वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष बिहार पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जा रहा है।
आगे के फैक्ट को देखते हैं, मतलब अगले टॉपिक को। तो पटना हाई कोर्ट में 7 नए जजों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। 20 अक्टूबर 2021 को विभिन्न हाई कोर्ट से स्थानांतरित होकर आए 3 जजों ने अपने पद की गोपनीयता की शपथ ली। और पटना हाई कोर्ट में वकालत करने वाले 4 वकीलों ने भी जज के पद की शपथ ली थी। पटना हाई कोर्ट में नई बिल्डिंग शताब्दी भवन स्थित जो लॉबी है, वहां पे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल जी ने इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, मतलब मुख्य न्यायाधीश के सौजन्य से दिलवाई गई। सबसे पहले हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट से स्थानांतरित होकर आए न्यायमूर्ति राजन गुप्ता जी, यहाँ इनके नाम दे रखे हैं, इन्हें आप देखें। तो न्यायमूर्ति राजन गुप्ता जी, इन्हें पद की शपथ दिलाई गई। और उसके बाद केरल हाई कोर्ट से आए हैं न्यायमूर्ति, इनका नाम है AM बदर, इन्होंने शपथ ली। कर्नाटक हाई कोर्ट से न्यायमूर्ति PV बैजंथरी आए हैं, इनको शपथ दिलाई गई। और उसके बाद वकील कोर्ट से जज बनने वाले जो यहाँ पर नवनिर्मित जज हैं, उसमें आप देखें न्यायमूर्ति संदीप कुमार हैं, इन्होंने शपथ ग्रहण की। और न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह, जबकि न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा, ये इनके नाम आप देख रहे हैं। अंत में न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा, इन सभी ने शपथ ली थी। तो कौन कौन से न्यायाधीश, मतलब 7 हैं टोटल, तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए। बिहार में सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगेगा, अभी हमने वन लाइनर में देखा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल डाटा यहाँ पर है, इसे आप देख रहे हैं। 11 अक्टूबर 2021 को बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। और 1110 करोड़ रुपए की लागत की ये जो परियोजना है, अगले 42 महीने में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। और परियोजना पूरा होते ही बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां पर सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगेंगे। जयनगर कुर्था रेलवे ट्रैक को देख लेते हैं। तो 7 अक्टूबर 2021 को नेपाल और भारत ने रेल लिंक परियोजना के तहत नेपाल और भारत के बीच में जयनगर बिजलपुरा बर्दीबास, ये रेल परियोजना का पहला चरण स्टार्ट किया गया है, मतलब इसे फिर से स्टार्ट किया गया है। यह नेपाल का पहला ब्रॉड गेज रेलवे पैसेंजर सर्विस है। और इस परियोजना के पहले चरण में बिहार के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच में 34 किलोमीटर लंबी खंड की लाइन, मतलब इतनी लंबी जो रेलवे लाइन है उसको विकसित किया गया है। और दूसरे चरण में कुर्था से बिजलपुरा यानी 17.25 किलोमीटर खंड को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो ये एक तथ्य है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। बिहार में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 जो है वो जारी की गई, मतलब मंजूरी इसे दी गई। तो इसके बारे में आप देखें, इस तरह की एथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। और नई नीति बिहार में एथेनॉल उत्पादन की अनुमति देगी, जो कि जैव ईंधन 2018 और उसके बाद राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति के द्वारा राष्ट्रीय नीति के द्वारा अनुमत सभी जो फीड स्टॉक हैं उनसे प्राप्त करेगी। इसके बाद दिसंबर 2020 में, यहाँ पर आप एथेनॉल वाला डाटा देख रहे हैं, दिसंबर 2020 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने शीरा आधारित एथेनॉल डिस्टिलरी के साथ साथ अनाज आधारित स्थापित करने वालों के लिए ब्याज सबवेशन बढ़ाने के उद्देश्य से एक संशोधित योजना को मंजूरी दी थी। मतलब शीरा यानी गन्ने के रस से जो एथेनॉल बनेगा वो, प्लस अन्य जो इसके स्रोत हो सकते हैं जिनमें स्टार्च पाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि अल्कोहल या एथेनॉल जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ से बनता है, कई सारे जो स्टार्च युक्त पदार्थ होते हैं उनसे बन सकता है, जैसे गेहूँ है या आलू है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो उनसे संबंधित अगर काम करने वाले लोग हैं तो उसके लिए ब्याज सबवेशन जो है उसको बढ़ाया जाएगा। इसके बाद बिहार में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 जो है संयंत्र मशीनरी की लागत 15%, मतलब लागत का 15% पर अधिकतम 5 करोड़ तक का जो अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी है उसको प्रदान करके नई स्टैंडअप, यहाँ आप देख रहे हैं, स्टैंड एलोन एथेनॉल विनिर्माण इकाइयों को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ जब सब्सिडी दी जाएगी तो लोग इसमें प्रोत्साहित होकर काम करेंगे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। ऑल इंडिया हायर एजुकेशन रिपोर्ट को हम देखने जा रहे हैं। ऑल इंडिया हायर एजुकेशन रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में पटना के बाद दरभंगा राज्य का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशनल हब बन गया है। और ऑल इंडिया हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में शिक्षण संस्थानों की संख्या अब 916 हो गई। अब बिहार स्पेशल करंट अफेयर एक बार फिर से वन लाइनर स्टार्ट हो गया है, इसे देख लेते हैं। कुछ पैराग्राफ, कुछ वन लाइनर, सिर्फ उन्हीं तथ्यों को हम देख रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा पोथा खंगालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उतना आप इस समय नहीं पढ़ सकते। हाल ही में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की तर्ज पे बिहार में भी प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट के गठन को कैबिनेट के द्वारा परमिशन दी गई। और 6 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय कानून मंत्रालय ने, यहाँ आप देख सकते हैं, पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक नवनीत कुमार, ये इनका नाम है, नवनीत कुमार पांडे जी, तथा रजिस्ट्रार विजिलेंस सुनील कुमार पंवार को पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। 5 अक्टूबर 2021 को भागलपुर वन प्रमंडल के द्वारा गांगे डाल्फिन, मतलब गंगेटिक डाल्फिन जो है, ये डाल्फिन दिवस है, तो इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने गंगेटिक डाल्फिन की गणना करने की घोषणा की है। ये साफ पानी की डाल्फिन होती है और गंगा नदी में ये पाई जाती है, तो इसका नाम गंगेटिक डाल्फिन है। मतलब गंगा नदी तंत्र में पाई जाती है, यानी सहयोगी नदियों में भी हो सकती है। इसके बाद आप अगले वाले को देखते हैं। हाल ही में बिहार का पूर्णिया जिला जो है वो देश का ऐसा पहला जिला बन गया है जहाँ की सभी ग्राम पंचायतों में शिक्षा विभाग के सहयोग से दान में प्राप्त किताबों से पुस्तकालय खोले गए हैं, जो कि अब लोगों को ज्ञान दान करने का काम करेंगे। पुस्तकालय स्थापित करना और किताबों का संग्रहण करना, ये एक पुण्य काम होता है।
हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन के उद्देश्य से देश भर में 100 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जिसमें बिहार के 5 स्थान हैं। कौन कौन से हैं? नालंदा, बोधगया, वैशाली, राजगीर और सासाराम। इसके बाद अगले वाले को देखिए। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का फैसला लिया गया है। धान का जो अवशेष होता है, धान की बालियां तो काट कर किसान अपने घर में ले जाते हैं, उसका दंवरी करते हैं, फिर भूसी अलग होता है, चावल अलग होता है, तो वो सब चीज़ें अलग हैं। लेकिन जो उसका अवशेष है, ठूंठ, आजकल मशीन से कटाई होती है तो ठूंठ जो है वो खेती में रह जाता है। अब उस ठूंठ का किसान करे क्या? और गेहूँ बोने का जो टाइम है वो नज़दीक रहता है, मैंने गैप बीच में बहुत कम रहता है, जो मतलब धान की फसल होती है और गेहूँ की बुआई का टाइम होता है, तो जल्दी से काम करने के लिए वहीं खेत में ही उसको आग लगा देते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में प्रदूषण, कार्बन का उत्सर्जन और जो धुआं है वो उत्पन्न होता है, इससे तमाम पर्यावरण की समस्याएं होती हैं। तो पराली का जो मॉडल यहाँ पे रोहतास मॉडल है, उसको अपने पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। हाल ही में बिहार के खाद्य संरक्षण आयुक्त, पहले की जो टेक्नोलॉजी होती थी कृषि की, उसमें अच्छा काम होता था, जड़ से पौधों को उखाड़ा जाता था या कम से कम नीचे से काटा जाता था, तो उनकी जो पूरी डंठल होती थी वो पुआल के तौर पे काम आ जाती थी। सर्दी में लोग उसका बिछौना बिछाकर सोते थे। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि ऊपर से काट लेते हैं और नीचे वाला छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखें कि हाल ही में बिहार के खाद्य संरक्षण आयुक्त और पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा, ये 2 अलग अलग संस्थाएं हैं, इन्हें आप देखें तो इनके द्वारा संयुक्त रूप से पटना की सभी जेलों और अस्पतालों की रसोइयों का हाइजीन ऑडिट शुरू किया गया है। मतलब जेल और अस्पताल में भोजन पकाने वाले जो लोग हैं। स्मार्ट सिटी मिशन और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी जो फसाई है, इसके द्वारा संयुक्त रूप से देश भर में स्मार्ट सिटी चैलेंज का आयोजन किया गया। हाल ही में बिहार के रचित राज, जिनकी नियुक्ति कैमूर जिले के पुलिस अधीक्षक की गोपनीय शाखा में की गई है, देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही बन गए। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को देख लेते हैं। हाल ही में 2019-20 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए पूरे देश में चयनित जो 30 NSS स्वयं सेवक हैं, मतलब वॉलंटियर्स हैं, इनमें 2 बिहार के कैडेट, जिसमें कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के JPM कॉलेज की छात्रा है ममता कुमारी और मगध विश्वविद्यालय गया के हैं विशाल राज, इनको शामिल किया गया है। ममता कुमारी और विशाल राज, इन्हें आप याद रखिएगा। 16 सितंबर 2021 को बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी ने उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के तत्वाधान में बिहार संग्रहालय में आयोजित राज्य पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान राज्य भर के 40 शिल्पियों और कलाकारों को वर्ष 2017-18 के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने 22 जुलाई 2021 को शिक्षा से संबंधित ई संबंधन पोर्टल की शुरुआत की थी। इस पोर्टल का नाम आप याद रखिएगा और इसका संबंध शिक्षा से है। कोई भी पोर्टल या कोई भी जो वेबसाइट लॉन्च होती है, एप्लीकेशन लॉन्च होता है, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि वो काम क्या करता है, उसके बाद ही बाकी चीज़ें। हाल ही में बिहार सरकार ने सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब ये सुनंदिनी कार्यक्रम क्या करेगा? तो इस कार्यक्रम के तहत जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको ECCE यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, इसका 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स और 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स करवाया जाएगा, ताकि वो इस दिशा में दक्ष हो, यानी ट्रेंड हो। बिहार का जो बेगूसराय है, वहाँ पे एम्ब्रियो ट्रांसफर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये यहाँ आप देख रहे हैं, निषेचन पद्धति है। तो इसकी तकनीक से बिहार में पहली बार गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया है। अभी तक टेस्ट ट्यूब ह्यूमन बेबी जन्म लेते थे, अभी जो टेस्ट ट्यूब बछिया है वो पैदा हुई। इसके साथ आप आगे देखें तो 27 सितंबर 2020 को बिहार में पहली बार मवेशियों के नस्ल संवर्धन और संरक्षण के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जो क्रांतिकारी पहल है उसको शुरू किया गया है, जो कि बेगूसराय से की गई है स्टार्ट। तो ये नस्ल संवर्धन का तरीका है। हालांकि नस्ल संवर्धन के कुछ प्राकृतिक तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाला जो परखनली वाला काम है ये ज़्यादा कारगर है। अगले वाले को देखते हैं। 12 जुलाई 2021 को बिहार में 5 वर्ष के बाद जनता दरबार में मुख्यमंत्री नाम का जो कार्यक्रम है उसको फिर से शुरू किया गया और अप्रैल 2006 से लेकर मई 2016 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये कार्यक्रम किया था। बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव का अभियान जो है वो लॉन्च किया गया और इस अभियान की शुरुआत मुजफ्फरपुर में की गई। यहाँ तक हमने देखा। आगे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के शरद कुमार जी ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हाई जंप की स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था और हाल ही में शरद कुमार को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई। IIT पटना के द्वारा बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला को विकसित किया जाएगा और इसके तहत पटना जिले के 7 स्कूलों का चयन किया गया। यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है। हाल ही में बिहार के कहलगांव अंचल के माधोरामपुर मौजा स्थित जो कासड़ी चंडीपुर है, वहाँ पे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम के द्वारा एक सर्वे किया गया जिसमें कि फायर क्ले का बहुत बड़ा भंडार वहाँ से प्राप्त हुआ है। फायर क्ले। कपड़ा और वस्त्र मंत्रालय के द्वारा बिहार के 4 जिलों पटना, नवादा, नालंदा, भागलपुर, यहाँ पे बुनकरों के उत्थान के लिए क्लस्टर बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है और बिहार में बच्चों के विकास के लिए 2013-14 से 2019-20 के बीच में कुल व्यय जो है वो 22.7% की जो वार्षिक वृद्धि है उससे बढ़ा है। मतलब इतनी दर से जो व्यय है उसमें वृद्धि हुई है। 2013-14 का जो सत्र था, वित्तीय वर्ष था, वहाँ से लेकर 2019-20 तक।
बढ़ोतरी आप देखें। वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार में 0 से लेकर 18 मतलब जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की उम्र वाले जो लोग और बच्चे हैं उनकी आबादी 5 करोड़ है। ये यहाँ पर जो तथ्य है इसे आप देख रहे हैं। जैविक कॉरिडोर योजना के अंतर्गत बिहार की पहली जैविक हाट ये भागलपुर में खोली गई है और जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने डीडीसी प्रतिभा रानी के संयुक्त रूप से माफ कीजिएगा, यहाँ देखें, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और डीडीसी प्रतिभा रानी इन्होंने संयुक्त रूप से इस उत्पादन हाट का उद्घाटन किया था। गुलमोहर मैत्री संस्था की ओर से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को महिला स्वास्थ्य की दिशा में नव्या योजना की शुरुआत की गई और इसमें जो यूट्रस कैंसर होता है जो कि महिलाओं में एक आम घातक बीमारी के तौर पे देखा जाता है और इससे बहुत सारी महिलाएं असामयिक मृत्यु की शिकार हो जाती, तो इससे बचाव के लिए कोशिश की जाएगी, मतलब जागरूकता फैलाई जाएगी, नियमित जांच और तमाम जो जागरूकता है। अगले वाले को देखते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने वर्ष 2020 के पुरस्कारों और सम्मानों के नाम की घोषणा की है और बाल साहित्य श्री राम कथा अमृतम के लिए पटना की कवित्री डॉक्टर किरण सिंह को सुर सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर के साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र मधुकर को यहाँ आप देखें वर्ष 2020 का महात्मा गांधी साहित्य सम्मान दिया जाएगा और बिहार के राहुल शिवाय को मौन ही अपराध है, ये किताब का नाम है। इस किताब की रचना के लिए हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। राहुल शिवाय का नाम आप देख रहे हैं। तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम ये आप देख रहे हैं। शिक्षण ये संस्थानों के बीच में हुई प्रतियोगिता थी, तो इसमें बिहार के भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज ने देश के 147 जो टेक्विक संस्थान है इन्हें कहा जाता है, मतलब इनका जो फुल फॉर्म है इसे आप देख रहे हैं, तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, इनसे संबंधित जो संस्थान है इसमें 12वां स्थान हासिल किया है। तो 12वीं रैंक जो है ये बिहार के भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को मिली। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। ललबेकिया नदी पर आधारित चर्चित पुस्तक मेरे गांव की नदी, इसके लेखक रहे गौरीशंकर नागदंश, इनका देहावसान हो गया है और इस पुरस्कार के लिए इन्हें ये जो पुस्तक है इसके लिए इन्हें राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बिहार को एड्स मुक्त कराने के लिए, मतलब बिहार में एड्स जो है वो 2030 तक समाप्त हो जाए, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है, टारगेट उसके लिए तय किए गए। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी रैंकिंग के हिसाब से बिहार में पीएम आवास और मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले में भोजपुर जिले ने पहला स्थान, मतलब आवास वाले मामले में और मनरेगा वाले मामले में दोनों में भोजपुर का पहला स्थान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना में जयप्रभा मेदांता अस्पताल का उद्घाटन किया है और बिहार में पहली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किशनगंज में खोली गई है। कंपनी का नाम महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड रखा गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जल जीवन मिशन ने असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और साथ में पश्चिम बंगाल में जो प्रभावित जिले हैं वहाँ पे आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को स्वच्छ नल के पानी की आपूर्ति प्रदान करके बीमारियों के प्रसार को कम करने के लिए काफ़ी मजबूत काम किया है। 5 राज्यों में बिहार ने अपने 15 बीमारी प्रभावित प्राथमिकता वाले जिलों में ग्रामीण परिवारों को नल के पानी की आपूर्ति देने के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है। मतलब नल के जरिए जो पानी मिलेगा वो स्वच्छ होगा, ऐसा माना जाता है। 29 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सुखेत मॉडल की प्रशंसा की थी। सुखेत मॉडल का उद्देश्य है गाँव में प्रदूषण को कम करना और सुखेत मॉडल जो है इसका नाम बिहार के मधुबनी जिले में सुखेत गाँव के नाम पर रखा गया है और जहाँ इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो पूसा समस्तीपुर है वहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह आपने देखा। इसके बाद उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा वर्ष 2020 के जब पुरस्कार और सम्मान की घोषणा की गई तो मुजफ्फरपुर बिहार के डॉक्टर महेंद्र मधुकर को महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन इसका लोकार्पण किया और इस पुस्तक के लेखक, मतलब उनकी जीवनी है लेकिन लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम आप देखें विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। इसके बाद आप अगले वाले तथ्य को देखिए तो हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा किशनगंज जिले का डिजिटल उर्वरता मानचित्र तैयार किया गया है और एक अनोखी किस्म का काला अमरूद भी विकसित किया गया है जो कि भागलपुर के वैज्ञानिक, मतलब बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर जो है वहाँ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इस अमरूद का रंग काला है और इसके जो बीज हैं वो भी काले हैं। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की जो वार्षिक रैंकिंग है, 7 निश्चय मतलब 7 प्रकार के अलग अलग निश्चय इसमें किए गए, तो इस योजना की वार्षिक रैंकिंग में सुपौल जिले ने सबसे तेज प्रगति करने के मामले में बिहार में टॉप किया है और पिछले साल की तुलना में सुपौल जिले ने अपनी रैंकिंग में 17 पायदान की छलांग लगाई है। पहले वो 32वें स्थान पर था, अभी 15वां स्थान हासिल किया है। मशहूर कला शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु, मतलब यहाँ पे साहित्यकार से तात्पर्य है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी के गाँव अरारिया जिले में फारबिसगंज के पास में औराही हिंगना में 10 एकड़ जमीन पर मंकी पार्क बनाया जाएगा। ये चीज़ हमने पीछे भी देखी थी और राज्य सरकार के वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू जी जो है इन्होंने इसका नाम रेणु वन पार्क रखा है फणीश्वरनाथ रेणु जी के नाम पे। इनका मैला आंचल नाम का जो प्रसिद्ध उपन्यास है उसे आपने पढ़ा होगा और भी तमाम छोटी छोटी कहानियां हैं जो कि आपको लोक जीवन का आनंद देती।
आगे बढ़ते हैं और इनकी कहानियों में फारबिसगंज और उसके आसपास का जो पूरा क्षेत्र है वो घूमता रहता है। इन्हें आंचलिक लेखक कहा जाता है। ये जिस क्षेत्र के थे उसी अंचल में सीमित होकर लिखते थे। हालांकि इनकी रचनाओं में व्यापक दृष्टिकोण भी होता था। साथ में आगे देख लेते हैं तो 8 अक्टूबर 2021 को लोकनायक जयशंकर प्रसाद जी की 42वीं पुण्यतिथि मनाई गई। साथ में ये दिया हुआ है कि बिहार में जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय है, ये नीचे वाला फैक्ट है, सबसे नीचे वाला, इसे आप देख रहे हैं। बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, इसका गठन होगा और राज्य सरकार ने इसकी परमिशन दे दी। बिहार मंत्रालय के व्यय विभाग ने 8 राज्यों को वित्त वर्ष 2021-22 के पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 2903.80 करोड़ रुपए की जो स्वीकृति है वो दी है। और 8 राज्यों में बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम, मध्य प्रदेश और तेलंगाना शामिल। बिहार के जीआई प्रमाणित शाही लीची की पहली खेप जो है वो ब्रिटेन को निर्यात की गई। मतलब बिहार की लीची को विश्वव्यापी पहचान दिलाना, ये इसका उद्देश्य है। और जीआई टैग से सर्टिफाइड जो उत्पाद हैं उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिहार की जो शाही लीची है इसको मतलब इस मौसम की, हर फल का अपना एक मौसम होता है, तो यहाँ की लीची फेमस है। तो इस मौसम की जो पहली खेप है वो 24 मई 2021 को दी गई थी, मतलब पिछले साल की बात। और हवाई मार्ग से ये ब्रिटेन को निर्यात की गई, मतलब हवाई जहाज के थ्रू भेजा गया। शाही लीची के निर्यात के लिए पादप स्वच्छता प्रमाणन पटना में नवस्थापित प्रमाणन सुविधा से जारी किया गया था और इस फल को बिहार स्थित मुजफ्फरपुर के किसानों से प्राप्त किया गया था। सीरा इंटरप्राइजेज इसका निर्यात कर रहा है और वहीं लीची का आयात लंदन के H&J वेज के द्वारा किया जा रहा है। मतलब वहाँ पे जो आयातक है उसका नाम है H&J वेज और वहाँ पे इसे प्लास्टिक बंद करके जो शॉपिंग मॉल होंगे उसमें ऐसे अलमारियों पे सजा दिया जाएगा और वो लोग देखकर खुश होंगे कि देखो लीची। और यहाँ के जो किसान हैं उन्हें ये हवा तक नहीं लगेगी कि वहाँ पर किस तरह से आयात निर्यात होता है। मतलब बीच में जो बिचौलिया है वो बड़ा निवेशक होता है, मैंने बड़ी पार्टी होती है। और यही डर किसानों को सताता रहता है कि जो थर्ड पार्टी है या जो बिजनेसमैन टाइप के लोग हैं वो कृषि को भी बिजनेस बना देंगे और हमें नौकर की तरह इस्तेमाल करेंगे। किसान नौकर नहीं होता। अब यहाँ आगे देखते हैं, शाही लीची के निर्यात की सुविधा के लिए एपिडा ने बिहार के कृषि विभाग सहित जो किसान निर्यातक मतलब किसान हैं उन्हें निर्यातकों और आयातकों जैसे जो हितधारक हैं उनके साथ सहभागिता की। शाही लीची के निर्यात के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में एपिडा के अध्यक्ष डॉक्टर M अंगुमुथु और बिहार के कृषि विभाग के प्रमुख हैं, इनका नाम है N श्रवण कुमार, इनके सहित अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने इस पूरे मौके पर भाग लिया था। तो भाग कौन कौन लेता है उससे कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ ये नहीं पूछा जाता है। मूल रूप से जो योजना है उसके अंदर जो फैक्ट है वो क्या है, आयातक निर्यातक कौन है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। बिहार के मुजफ्फरपुर, यहाँ जिलों के नाम आप देखिए, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, चंपारण, बेगूसराय के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो शाही लीची के बागवानी के लिए अनुकूल जलवायु रखते हैं। हालांकि पूरे बिहार में इसके लिए जलवायु ठीक ही पाई जाती है, लेकिन कुछ क्षेत्र विशेष हैं। जर्दालू आम, कतरनी चावल और मगही पान, इसके बाद 2018 में जीआई टैग प्राप्त करने का जो काम है वो शाही लीची ने किया। तो ये चौथा कृषि उत्पाद है जो कि जीआई टैग से सर्टिफाइड हो चुका है। चीन के बाद भारत विश्व में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये एक फैक्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अब जर्दालू आमों के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो भाई जैसे लीची भेजी गई वैसे ही यूनाइटेड किंगडम को आजकल हमने आम खिलाने का फैसला किया। तो इसी एवज में जर्दालू आम जो है इसकी पहली खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई। और 14 जून 2021 को भागलपुर बिहार में जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली वाणिज्यिक खेप जो है वो यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई। देखिए ये जो आयात निर्यात होता है ना, मतलब विश्व स्तर पर किसी प्रोडक्ट को पहचान दिलाना, ये प्रशंसनीय कदम है। मतलब अपने देश की धरोहर या अपने देश के जो वानस्पतिक उत्पाद हैं उनको एक नई पहचान मिलती है, प्लस किसानों को भी पहचान मिलनी चाहिए। लेकिन असली क्रेडिट किसानों को मिल नहीं पाता है, ये समस्या है। प्रोडक्ट का प्रचार करें, उसे विदेश में भेजें, वहाँ से पैसा ले आएँ, किसानों को आबाद करें, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन किसान असल में इसमें फ़ायदा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। फ़ायदा प्राप्त करती है सरकार मूल रूप से, और उसके बाद बीच वाले जो बिचौलिए हैं, और ये अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियों के धन्ना सेठ होते हैं। ये समस्या है। और इसका जो पीछे वाला रूप है उसे आप देखें तो जो हरित क्रांति का टाइम था उस समय भी भले ही हम लोग वाहवाही करें कि अनाज उत्पादन इतना बढ़ गया और गेहूँ क्रांति हो गई, लेकिन किसान को कितना फ़ायदा हुआ। तो ये चीज़ें हैं, किसानों का हित ये सरकार सही ढंग से साध नहीं पाती है, चाहे जो सरकारें रहीं। अब यहाँ आप अगले वाले को देख रहे हैं। तो बिहार सरकार, भारतीय उच्चायोग और इन्वेस्ट इंडिया के साथ भागीदारी में एपिडा ने रसदार और सुगंधित आमों का निर्यात किया। वैसे तो हर आम में अपनी एक सुगंध होती है और रस भी होता है, लेकिन ये जर्दालू आम की बात हो रही है। तो इन्हें लखनऊ में एपिडा के पैक हाउस में पैक किया गया और अनूठी सुगंध और स्वाद के साथ बिहार के भागलपुर जिले के जो जर्दालू आम हैं इन्हें 2018 में जीआई टैग दिया गया था, ये आपने देखा। और हाल ही में बहरीन में भारतीय आमों के प्रचार के लिए 1 सप्ताह लंबे कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहाँ 3 जीआई प्रमाणित जो खीसरपाती और लक्ष्मण भोग पश्चिम बंगाल के आम की नस्ल है और जर्दालू बिहार सहित जो फल की किस्में हैं, मतलब ये 16 किस्में हैं, इनका आयातक अल जजीरा समूह के सुपरस्टारों में प्रदर्शित किया गया। एपिडा ने हाल ही में भारतीय दूतावासों के साथ मिलकर बर्लिन जर्मनी के साथ
जापान में भी आम महोत्सव का आयोजन किया। और एपिडा ने भारतीय दूतावास सियोल और कोरिया में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भागीदारी में मई 2021 में एक वर्चुअल खरीदार विक्रेता बैठक का आयोजन किया। तो ये सब अलग अलग आयोजन हुए थे, लेकिन मूल रूप से जो यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे आप देखिए। वन लाइनर जो तथ्य होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, मेंस के पर्पज से अगर डिटेल देखना है तो उसे भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं आप यहाँ पे 2 नई योजनाओं को शुरू किया गया। तो 2 नई योजना है कौन कौन सी? ये प्रदेश सरकार की है, 18 जून 2021 को लॉन्च की गई, माने 1 साल की है पूरा टोटल। तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है, यानी MMUI इसको शॉर्टकट में कहते हैं, और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, यानी YUY। और इन दोनों की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है युवाओं और युवा महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर देना। और इसमें जो पहली वाली है यानी महिला उद्यमी योजना, इसके तहत एक बेरोजगार महिला को नया व्यवसाय या छोटा सा उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए की जो राशि है वो दी जाएगी। और 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए सब्सिडी के तौर पे मिलेंगे, जिसे कि महिला को वापस नहीं करना होगा। ये एक बड़ी राहत है। जबकि शेष 5 लाख जो है वो ब्याज मुक्त ऋण के आधार पर दिए जाएंगे और धनराशि से वो उद्यम की शुरुआत कर लेंगे और उसके बाद 7 वर्षों में कई किस्तों में इसे वापस कर सकते हैं। तो ये सुविधाजनक ऋण भी उपलब्ध कराया गया। और जो दूसरी वाली योजना है यानी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इसके तहत बेरोजगार युवाओं को नया उद्यम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि, दोनों में समानता है, बस इनका जो क्षेत्र है वो अलग अलग है। तो 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और कुल 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए सब्सिडी, जिन्हें कि वापस नहीं करना है, और बाकी 5 लाख रुपए में कई आसान किस्तों में उसे भरने का जो विकल्प है वो मौजूद है। 1% का साधारण ब्याज उस पर ऋण के तौर पर काम करेगा। इसके बाद आप देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण और संचलन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला ये बिहार सरकार ने लिया है 15 जून 2021 को, क्योंकि अपशिष्ट निपटान ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर मुद्दा बन गया है। और दिल्ली जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं, मतलब सबसे बड़े वाले शहर हैं, वहाँ कूड़े के या कचरे के पूरे पहाड़ इकट्ठे हो गए। मतलब पहाड़ के साइज का कचरे का ढेर या डंप यार्ड जो है वो इकट्ठा हो गया है। वो देखने में डरावना है। भविष्य में वो पूरी आबादी को निगलने में सक्षम है। तो उसके निस्तारण के लिए तरह तरह के काम किए जा रहे हैं, लेकिन जितना निस्तारण के लिए उपाय हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा कचरा रोज उसमें शामिल हो रहा है, तो उसे हटाना नामुमकिन सा है। फिलहाल आगे देखते हैं। पर्यावरण और वन मंत्री नीरज सिंह बबलू ने कहा कि गजट सूचना के 180 दिनों के बाद प्रतिबंध लागू होगा। मतलब गजट अधिसूचना जो होती है वो गजट में प्रकाशित होती है, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की। तो 180 दिनों के बाद ये प्रतिबंध जो है लागू होगा। मतलब इतने समय तक चेतावनी जारी की गई। और सभी औद्योगिक इकाइयों और विपणन प्रतिष्ठानों को अपने उत्पाद मुख्य रूप से थर्माकोल से बने उत्पादों के निर्धारित अवधि के भीतर निपटाने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं या पैकेजिंग होती है उसमें और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का सहारा लेने के लिए पैक किए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि पैकिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि बायोडिग्रेडेबल ना भी हो, तो कम से कम ऐसी ना हो कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक की तरह लंबे समय तक नाक में दम कर दे, मतलब आसानी से उसका निस्तारण किया जा सके। तो इस तरह का निर्देश जारी किया गया है। और कैबिनेट ने कोविड प्रबंधन में लगे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को उनके 1 महीने के वेतन के बराबर वित्तीय प्रोत्साहन देने के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि 62.5 करोड़ रुपए की 50 करोड़ रुपए की लागत से 250 एम्बुलेंस खरीदने की विभाग की योजना को मंजूरी मिल गई है। और ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था के संचालन के लिए पंचायती राज विभाग को दीर्घकालिक अनुरक्षण नीति के आधार पर स्वीकृति दी गई है। मतलब ये पंचायती राज विभाग की अपनी नीति है, दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति, इसको परमिशन प्राप्त हो गई। बिहार के नए मुख्य सचिव को देख लेते हैं और पक्षी महोत्सव को भी देखते हैं। ये कुछ फुटकर फैक्ट हैं। तो बिहार के नए मुख्य सचिव ये त्रिपुरारी शरण है। इनको 1 मई 2021 को यहाँ नए मुख्य सचिव की हैसियत से नॉमिनेट किया गया, लेकिन उनका कार्यकाल 2 महीने की संक्षिप्त अवधि का होगा, मतलब हो चुका। और शरण ने अरुण कुमार सिंह का स्थान लिया, जिनका कि कोविड के कारण देहावसान हो गया है। और 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। मतलब सचिव कोई भी बनेगा तो निश्चित रूप से वो ब्यूरोक्रेट्स होगा। और 30 जून 2021 को इनका सेवानिवृत्ति का जो काम है वो हो चुका है। तो चूंकि ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं इसलिए चर्चा का विषय नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। कलरव को देखते हैं। तो बिहार जो है, बिहार का ये पहला पक्षी महोत्सव है, कलरव इसका नाम है। 15 से लेकर 17 जनवरी 2021 तक बिहार के जमुई जिले का जो नागीनट्टी पक्षी अभ्यारण्य है, इसका नाम आप याद रखिएगा, इसमें पहले राज्य स्तरीय पक्षी उत्सव यानी कलरव का आयोजन किया गया और पूरे देश के विशेषज्ञ और पक्षी प्रेमियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया था। यह महोत्सव राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा आयोजित किया गया और इसके अलावा इन्होंने पक्षी महोत्सव के लोगों का भी अनावरण किया और अभ्यारण्यों में उपलब्ध पक्षियों पर एक कॉफी टेबल बुक भी लॉन्च की। कुल मिलाकर जागरूकता फैलाने का काम किया, क्योंकि सबसे बुरी गति आजकल जितने भी वन्य जीव हैं उसमें पक्षियों की। पेड़ नष्ट होने से सबसे जो सीधा असर है वो पक्षियों पर पड़ता है, उसके बाद जो बाकी जीव हैं वो प्रभावित होते हैं। मक्का उत्पादन में बिहार का रिकॉर्ड, मतलब बिहार ने रिकॉर्ड दर्ज किया है। और एक पेड़ को काटकर आदमी जो है वो खुद को शेर समझता है कि पेड़ काटा मैंने, अपने घर को सुरक्षित कर लिया, या सरकार जो है वो पेड़ उखड़वा कर सोचती है कि सड़क चौड़ा करवा दे। लेकिन एक पेड़ उजड़ने से कितने लोगों का घर, मतलब कितने जीवों का आवास उजड़ जाता है, ये सोचने वाली बात है। मतलब कितने लोगों को हम बेघर कर देते हैं और बेठिकाना कर देते हैं।
बिहार के 7 जिलों में मक्का के मामले में अमेरिका के उन क्षेत्रों को पीछे छोड़ने का काम किया है जहां पे उत्पादकता विश्व में सबसे ज़्यादा है। अमेरिका मक्का उगाने में सबसे नंबर 1 है, लेकिन यहाँ बिहार के 7 जिले ऐसे हैं जो कि इस मामले में अमेरिका से भी आगे चले गए। और 7 जिले कौन कौन से हैं तो ये आप देखिए कि पूर्णिया है, कटिहार है, मधेपुरा है, सहरसा, खगड़िया और भागलपुर है, साथ में समस्तीपुर है। मतलब 50 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से मक्का उत्पादन करके एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया गया। राज्य के इन जिलों में मक्का की उत्पादकता 50 क्विंटल प्रति एकड़ हो गई है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और विश्व की सबसे अधिक उत्पादकता अभी तक कितनी थी तो 48 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से थी। माने 1 एकड़ का जो जमीन का क्षेत्र है उसमें 48 क्विंटल मक्का पहले पैदा होता था। अभी बिहार के ये जो 7 जिले हैं इन्होंने 50 क्विंटल पैदा कर रखा है। और इस तरह के अमेरिकी क्षेत्र भी सीमित थे, जिसमें कि आयोवा था, इंडियाना क्षेत्र था और इलिनॉइस था। लेकिन अभी इनकी बात ही नहीं है, यहाँ पर जो क्षेत्र है वो बिहार के हो गए। हालांकि कुल उत्पादन के मामले में देश में बिहार अभी दूसरे नंबर पर है। अभी बिहार की जो रैंकिंग है वो सेकंड है। पहले नंबर पर अभी भी तमिलनाडु है। और इसका मुख्य कारण ये है कि राज्य में केवल रबी के मौसम में ही मक्के की फसल ज़्यादा होती है। तमिलनाडु में ये बात नहीं है, मतलब एक खास सीजन का इंतजार करना पड़ता है। तो खरीफ में किसान धान उत्पादकता पर ही जोर देते हैं। ऐसा नहीं है कि खरीफ वाले सीजन में मक्का नहीं उगाया जा सकता है, लेकिन वो खेत किसानों को चाहिए होता है धान उपजाने के लिए। और बिहार में चावल ये सर्वप्रिय है। इसके बाद आप आगे देखें, धनगर क्षेत्र है ही है, मतलब जो नमी वाले इलाके होते हैं, बिहार से आप बंगाल तक चले जाइए तो चावल का चलन ज़्यादा है। बिहार में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर जो हैं उसे आप देख लें, राजगीर और बोधगया है। और बिहार अपनी तरह के पहले अक्षय ऊर्जा हाइब्रिड मॉडल के माध्यम से साल भर 24/7 मतलब 24 घंटा 7 दिन स्वच्छ बिजली की आपूर्ति करने के लिए दिल्ली, गोवा और ओडिशा के साथ काम कर रहा है। 2023 से पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना के माध्यम से सौर ऊर्जा प्राप्त करना ये शुरू करेंगे। और शहरों को चलाने के लिए जो आवश्यक हरित ऊर्जा की आपूर्ति है वो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी जो सेकी है उसके द्वारा विकसित और आपूर्तित किया जाएगा। राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट 2021 को देख लेते हैं। तो 17 अप्रैल 2021 को जारी की गई राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट ने झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार इसमें 6वें स्थान पर है। रैंकिंग आप याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल इन सब की पहचान ऐसे राज्यों के तौर पर की है जो कि जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। जलवायु परिवर्तन एक नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन जो आजकल का हमारा पॉल्यूशन वाला पूरा माहौल चल रहा है, मनुष्य की इतनी विनाशकारी गतिविधियां हैं, उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन की रफ्तार बढ़ गई और इतनी तेज रफ्तार के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो जब तैयार नहीं है तो निश्चित रूप से नष्ट होने का खतरा है और उसी का निवारण लोग कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं सकता है। देर सवेर विनाश होगा। मतलब जलवायु परिवर्तन की रफ्तार को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो भविष्य में यही दिखाई देता है। अब इसके बाद आप देखें जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट 2021 जो है, इसमें उल्लिखित भारत के सर्वाधिक 50 भेद्य जिलों में, मतलब जहाँ पे संवेदनशीलता ज़्यादा है, उसमें बिहार का कटिहार जिला टॉप पे है। और इस रिपोर्ट को विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी के द्वारा जारी किया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश के ज़्यादातर पूर्वी हिस्से में स्थित इन राज्यों में अनुकूलन संबंधी उपायों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। पर्यावरण अनुकूलन, तो ये हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 2 नए खादी मॉल खोलने की जो मंजूरी है वो दी गई है। तो बिहार का जो पूर्णिया और गया क्षेत्र है वहाँ पे खादी मॉल खोलने की मंजूरी दी गई है। खादी मॉल जो है, मतलब गया में अगर देखा जाए तो इसका थीम बुद्धिज्म होगा और पूर्णिया में गांधीज्म होगा। तो गांधी और बुद्ध को यहाँ पर फोकस किया गया है। बिहार के शिल्पकारों की प्रतिभा को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश भर के चुनिंदा हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर उपेंद्र महारथी कला संस्थान के जो केंद्र हैं वो खोले जाएंगे। बिहार का पहला खादी मॉल पटना में खोला गया था। खादी ग्रामोद्योग केंद्र तो होते ही हैं जिन्हें कि हम गांधी आश्रम कहते हैं, लेकिन अभी खादी मॉल खोले जाएंगे। इसके बाद आप देखें डगमारा जल विद्युत परियोजना है। ये डग्गामार जल विद्युत परियोजना नहीं है, डगमारा है। तो 14 जून 2021 को नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन यानी NHPC और बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी BSHPC के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। और 130 मेगावाट क्षमता की डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण ये सुपौल जिले का जो क्षेत्र है वहाँ पे कोसी नदी पर किया जाएगा। तो क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, प्लस नदी का नाम मालूम होना चाहिए। इसके बाद आप देखें यहाँ पर जो SDG भारत सूचकांक 3.0 है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इंडिया रैंकिंग का प्रोसेस है, मतलब इंडिया इंडेक्स है, उसमें 3.0 जो तीसरा फेज चल रहा है। और साथ में डैशबोर्ड जो 2021-22 का पूरा डाटा है उसको देख लेते हैं। तो 3 जून 2021 को नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक और साथ में डैशबोर्ड जो 2020-21 का है उसको जारी किया। मतलब ये रिपोर्ट है एक तरह की। और इसमें बिहार का अंतिम स्थान है, 28वां। बिहार को परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया था। और बिहार को अगर देखा जाए तो इसमें नंबर कितने मिले हैं, मात्र 52 अंक मिले हैं 100 में से। और राज्यों में पहले स्थान पर केरल है और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर चंडीगढ़ है।
अब यहाँ पे वन टाइम इम्प्रूवमेंट यानी OTI स्कीम के तहत जो भारत में पहली बार सड़क का निर्माण हुआ है उसको देख लेते हैं। तो वन टाइम इम्प्रूवमेंट यानी OTI स्कीम जो है उसके तहत बिहार की एक सड़क के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1043 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। और इसके तहत मुंगेर से मिर्जा चौकी, ये NH 80 है, मतलब नेशनल हाईवे नंबर 80 है, इसको 2 लेन के साथ पेव्ड सोल्जर के तौर पे विकसित किया जाएगा। इसका आप नाम याद रखिएगा। और सड़क का जुड़ाव पूर्वी बिहार को पश्चिम बंगाल और झारखंड से कनेक्ट करेगा। मतलब सड़क जो है वो पूर्वी बिहार वाला जो हिस्सा है उसको वेस्ट बंगाल और झारखंड के साथ जोड़ेगी। बिहार में सड़क के इतिहास का ये पहला अवसर है जब किसी सड़क को OTI के तहत इतनी बड़ी राशि मिली हुई है। और अगले 2 वर्षों के भीतर निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है। और इसके समांतर एक 4 लेन जो है वो अभी से बनने की प्रक्रिया में चल रहा है। धान की भूसी और पराली से कोविड अस्पताल का निर्माण किया गया, ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। तो श्रुति पांडे ने बिहार की राजधानी पटना से सटे मसाढ़ी में धान की भूसी और पराली से कोविड अस्पताल बना दिया, जहाँ पे 50 मरीजों का इलाज भी चल रहा था। यह अस्पताल विंटेक्स फाउंडेशन का है और श्रुति पांडे को इस अस्पताल को बनाने में महज 80 दिन लगे थे। ग्रीन मटेरियल से घर बनाने की सफल टेक्नोलॉजी के कारण श्रुति पांडे को फोर्ब्स मैगजीन ने एशिया के 30 मेधावी लोगों में शामिल किया है और ये बड़ी चीज़ है। गोरखपुर की रहने वाली श्रुति पांडे देश के कई हिस्सों में अपनी कंपनी के जरिए काम करती हैं और साल 2014 में बीटेक करने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री हासिल की है। और उसके बाद ये धान की भूसी से नए प्रयोग कर रही हैं, जबकि इनकी तरह का अगर कोई सामान्य सोच वाला इंजीनियर होता तो वो क्या करता, लाखों और करोड़ों के पैकेज में डूबता और उतराता। लेकिन इस तरह के जो समाज सेवा और पर्यावरण के लिए अनुकूल काम है उसको इन्होंने करने का जिम्मा लिया है। इससे इन्हें लाभ भी है और पर्यावरण को भी लाभ है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेवालाल चौधरी और मनरेगा को देखने के बाद हम लोग पद्म पुरस्कारों को देखेंगे, जो कि यहाँ नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ देखें कि मेवालाल चौधरी ये बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री थे और 19 अप्रैल 2021 को इनका देहावसान हो गया कोविड-19 की वजह से। बहुत सारे लोग मारे गए, उसमें से ये भी एक थे। तो मेवालाल चौधरी तारापुर विधानसभा के सीट के JDU के विधायक थे, मतलब जदयू के ये विधायक थे। और इनकी जो सीट थी वो तारापुर विधानसभा सीट थी। यहाँ आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में तारापुर सीट से ये चुनाव जीते भी थे और तारापुर से 2 बार विधायक बने थे और 2020 में शिक्षा मंत्री बने थे। तो ये इनका राजनीतिक सफर है। इसके बाद आप मनरेगा को देख रहे हैं, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके तहत रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है, पश्चिम बंगाल 2nd पोजीशन पे है और असम और बिहार ये ज्वाइंटली 3rd पोजीशन पे है। मतलब दोनों को कंबाइंड तौर पे यहाँ पे 3रे स्थान पर रखा गया है। तो ये अच्छी बात है। इसके बाद पद्म अवार्ड को देख लेते हैं। तो पद्म पुरस्कारों की बात अगर करें तो ये देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। मतलब सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो भारत रत्न है, लेकिन उसके बाद वाली जो कैटेगरी है उसमें नागरिक सम्मानों में यही सबसे प्रतिष्ठित माने जाते हैं। तो 3 होते हैं। पद्म विभूषण इसमें सबसे हाईएस्ट होता है, उसके बाद वाला पद्म भूषण होता है और सबसे जो इसमें लो लेवल का होता है वो पद्मश्री होता है। इसकी तादाद भी ज़्यादा होती है। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों यानी गतिविधियों के क्षेत्र में, मतलब कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, सिविल सेवा, खेल इत्यादि में दिए जाते हैं। ठीक। और असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाता है। उच्च श्रेणी की सेवा देने के लिए पद्म भूषण और किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में, मतलब साहित्य हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, उसमें योगदान देने के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। मतलब अत्यंत भयंकर वाला विशिष्ट काम कर दिया है, असाधारण काम कर दिया है जो कि ऐसा वैसा आदमी नहीं कर सकता, तो उसके लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। और आमतौर पर राजनीतिक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है ऐसे नागरिक सम्मानों को प्राप्त करने के लिए। अगर राजनीतिक वरद हस्त आपके सिर पर नहीं है तो इस तरह के पुरस्कार आप कितने भी योग्य हैं नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक। इस पे राजनीति का यानी जो तत्कालीन सत्ताधारी दल होता है उसका बड़ा प्रभाव होता है, चाहे जो भी पार्टी हो। आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री पुरस्कार यहाँ विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार हर साल आमतौर पर मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित जो समारोह होता है उसमें दिए जाते हैं। मतलब घोषणा होती है जनवरी में और बाकी देने का काम जो है वो इसमें मार्च अप्रैल में होता है। इस साल 119 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें कि एक जोड़ी मामला भी शामिल है। मतलब इस जोड़ी मामले में एक पुरस्कार के रूप में ही गणना की जाती और 7 पद्म विभूषण इसमें दिए गए। टोटल इनका जो नंबर है उन्हें आप देख लीजिए। 10 पद्म भूषण दिए गए और 102 जो है वो पद्मश्री पुरस्कार दिए गए थे। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 29 महिलाएं हैं और इस सूची में 10 जो व्यक्ति हैं वो विदेशी NRI और जो PIO OCI वाली श्रेणी होती है उसमें डाले गए हैं। 16 लोगों को मरने के बाद मिला है और एक जो ट्रांसजेंडर है वो भी इस पुरस्कार को जीते। तो इस प्रकार से हमने देखा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। अभी बिहार को देख लेते हैं। तो पद्म पुरस्कार की जो 2021 की सूची है उसमें शामिल बिहार के व्यक्तित्व कौन से हैं। पद्म विभूषण के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इस साल बिहार मायूस रहा, क्योंकि उसमें किसी भी व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। हाँ, पद्म भूषण दिया गया है, रामविलास पासवान जी को मिला है मरने के बाद उनके पब्लिक सर्विस के लिए, मतलब समाज सेवा के काम के लिए।
और पद्मश्री 4 व्यक्तियों को मिला है। इसमें सुश्री दुलारी देवी हैं कला के क्षेत्र में, रामचंद्र माझी जी हैं, इन्हें भी कला के क्षेत्र में, दिलीप कुमार सिंह जी को मिला है, ये डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह जी हैं, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मिला है। और मिस मृदुला सिन्हा हैं, इनको जो साहित्य और शिक्षा वाला क्षेत्र है उसमें मरणोपरांत दिया गया। तो इस प्रकार से पद्म पुरस्कारों में बिहार का जो अचीवमेंट है उसे हमने देखा। बिहार का जो मुजफ्फरपुर है वहाँ पे मेगा फूड पार्क की मंजूरी मिली है, और ये जो फूड पार्क है इसमें आप देखें कि औद्योगिकीकरण की जो दिशा है उसमें एक बड़ा कदम ये बिहार सरकार का है। मतलब मोतीपुर ब्लॉक में एक मेगा फूड पार्क खोला जाएगा, इसकी परमिशन मिल गई है। और इस पार्क के निर्माण से 400 करोड़ रुपए का पहले तो इसमें निवेश करना पड़ेगा, मैंने बनाने में खर्चा तो लगेगा ही, लेकिन उसके बाद 5000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मुजफ्फरपुर मेगा फूड पार्क केंद्र सरकार की कुल 42 मेगा फूड पार्क योजनाओं में से एक है, और यह बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी जो बिएडा है इसके द्वारा विकसित किया जाने वाला पहला मेगा फूड पार्क होगा। और इससे पहले जो क्षेत्र है उसमें खगड़िया क्षेत्र के मतलब खगड़िया जो जिला है वहाँ के मानसी में 127.60 करोड़ रुपए की लागत से निजी क्षेत्र के तहत एक फूड पार्क खोला गया था। मतलब इससे पहले वाला जो फूड पार्क खोला गया था उसकी बात हो रही। और 12 पंचायती राज संस्थाओं को बेहतर कार्य हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, ये बिहार क्षेत्र की हैं। और विशिष्ट क्षेत्रों में या विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम करने के लिए इनका चयन वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इस कार्य के आधार पर किया गया है। 7 ग्राम पंचायत, 4 पंचायत समिति और 1 जिला परिषद इसमें शामिल है। और पंचायत राज मंत्रालय यानी पंचायती राज मंत्रालय इन पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कार देगा। तो सीधी बात है कि जो संबंधित मंत्रालय है वही इसमें पुरस्कार देने का काम करेगा। सीतामढ़ी के सुरसंड की जो बगाड़ी ग्राम पंचायत है उसको नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से नवाजा गया है। इंस्पायर अवार्ड को देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में 4108 बच्चे जो है मतलब 4108 इन्हें इंस्पायर अवार्ड दिया गया है। और इसमें वैशाली 662 पुरस्कारों के साथ पहले स्थान पर है और पटना जो है वो 10वें स्थान पर है। सबसे कम कौन से जिले को मिला है? तो इसमें सुपौल जिला जो है वहाँ से सिर्फ 2 बच्चों को मिला है। बिहार का सबसे लंबा एलिवेटेड पथ कहाँ पर है? तो ये स्टील से बनाया गया है, इसकी विशेषता है और तभी मजबूत है। पटना में इसको बनाया गया है। देश का पहला रेलवे ओवरब्रिज आरओबी ये जनता के लिए नवंबर 2020 से खोल दिया गया और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। ये बिहार की सबसे लंबी एलिवेटेड सड़क है जो कि भारत में 7वें नंबर पर है। पटना एम्स से दीघा तक जाने वाली 12 किलोमीटर एलिवेटेड रोड के बन जाने से अब आगरा से छपरा जाने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। एलिवेटेड सड़क से बेहतर निर्माण के लिए मतलब एलिवेटेड सड़क के बेहतर निर्माण के लिए मुख्यमंत्री जी ने पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल समेत 5 जो इंजीनियर हैं जो कि इस दिशा में काम कर रहे थे उन्हीं के परिश्रम का ये फल होता है, तो उसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया। अब 1289.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 12.27 किलोमीटर लंबा ये जो पूरा वे है मतलब पथ है, ये बिहार का सबसे लंबा एलिवेटेड पथ है। और पटना दिल्ली रेल लाइन के ऊपर 106 मीटर लंबा रेलवे ओवरब्रिज यानी आरओबी ये इंजीनियरिंग का एक अनूठा नमूना दिखाई देता है। इसके बाद आप आगे देखें, पटना हाई कोर्ट ने स्टूडियो कोर्ट की शुरुआत की है। अब ये स्टूडियो कोर्ट क्या चीज़ है आइए देखते हैं। मतलब इसका एक पूरा नया सिस्टम प्रायोगिक तौर पर लॉन्च किया गया है और नए सिस्टम में बात यह है कि जज अपने चैम्बर में बैठेंगे जबकि जो वकील या बेंच के जजों के समक्ष दूसरे कोर्ट रूम होंगे वहाँ पर उन्हें पेश किया जाएगा। मतलब एक स्टूडियो कोर्ट रूम जो है वहाँ पर उन्हें पेश किया जाएगा और पूरी जो कार्रवाई है वो वर्चुअल मोड में होगी। आजकल जो पेंडेमिक का दौर चल रहा है उसी को देखते हुए ये सारे जो वर्चुअल प्रयास है वो किए जा रहे हैं। और वर्चुअल सुनवाई का ये जो सिस्टम है ये पटना हाई कोर्ट के द्वारा लागू किया गया है ताकि वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का आसानी से लाभ उठा सके और जितने भी ज़रूरी बुनियादी ढांचे हैं उनकी व्यवस्था किए बिना मामले के लिए पेश हो सके। मतलब तमाम जो अदालती कार्रवाइयाँ या औपचारिकताएँ तामझाम होते हैं उनसे भी निजात मिलेगी। पटना हाई कोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन, क्योंकि अदालत में चाहे जितनी भी आप फॉर्मेलिटीज़ कर लीजिए लेकिन मूल उद्देश्य तो सही न्याय दिलाना और सही न्याय पाना होता है, तो वो उद्देश्य यहाँ पूरा हो रहा है। तो शताब्दी भवन का उद्घाटन किया गया और ये जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े के द्वारा किया गया, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। 27 फरवरी 2021 को पटना हाई कोर्ट का जो शताब्दी भवन है वहाँ पे इसका उद्घाटन मतलब शताब्दी भवन का ही उद्घाटन किया गया और इसका निर्माण जो हाई कोर्ट का पुराना वाला भवन है उसके ठीक जस्ट बगल में किया गया है। पटना हाई कोर्ट के नए भवन का निर्माण ये 203.94 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। इसके बाद आप तेजस्विनी को देख लीजिए। तो बिहार सरकार ने कोसी और सीमांचल क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं वहाँ पे आरपीएफ का एक रैपिड एक्शन फोर्स का रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है इसका तेजस्विनी दस्ता तैयार किया है। यहाँ पे ये आरपीएफ जो है ये रेलवे सुरक्षा बल होता है। तो इसमें जो तेजस्विनी दस्ता है ये क्या करेगा, महिला यात्री जो है मतलब रेल यात्रा करने वाली जो महिलाएं हैं उन्हें सुरक्षा देने का काम करेगा। सफ़र के दौरान महिला यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, दुर्व्यवहार उनके साथ ना हो, शोषण ना हो, इसकी वो देख रेख करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिहार में एम पासपोर्ट लॉन्च हुआ है। तो ये एम पासपोर्ट जो है ये 1 मार्च 2021 से पूरे राज्य में चलने लगा है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन का काम आसान हो जाएगा और इसमें सभी जिलों के दारोगा, जीएसपी और जो एएसपी हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा इस टेक्नोलॉजी के लिए।
एम पासपोर्ट के माध्यम से पुलिस सिर्फ आवेदकों के या आवेदक के जो आपराधिक रिकॉर्ड है उनकी जांच करेगी और इसी के आधार पर वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद आप देखें पीएमसीएच हॉस्पिटल जो पटना का है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ है। तो पटना का पीएमसीएच देश का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। वर्तमान समय में विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल ये ताइवान का जो चांगंग मेमोरियल हॉस्पिटल है वो है, जिसमें कि 10,000 बेड की क्षमता है। और पीएमसीएच में अभी कोविड वार्ड मिलाकर 1800 बेड की क्षमता है और अगले साल मतलब अगले 7 साल में अगर देखा जाए तो 5,462 बेड का ये अस्पताल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो बड़ी क्षमता वाला ये हॉस्पिटल होगा। इसके बाद आप देखिए बिहार पुलिस बल में महिला अनुपात कितना है, ये एक सर्वे का विषय है। तो यहाँ सर्वे एक रिपोर्ट के जरिए किया गया, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। तो 1 जनवरी 2020 तक बिहार में महिलाओं की संख्या 25.3% थी। राज्य में कुल 91,862 पुलिसकर्मियों में 23,245 महिलाएं थीं और यह प्रतिशत बिहार के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है। इस रिपोर्ट के हिसाब से शीर्ष 3 राज्य बिहार 25.3%, हिमाचल 19.2% और तमिलनाडु 18.5% शामिल है। पुलिस बल में 20% से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी का जो नमूना है वो यहाँ पे दिखाई देता है। मतलब ये एकमात्र राज्य ऐसा है। हालांकि अधिकारी श्रेणी में केवल 6.1 महिलाएं, यानी ज़्यादातर कांस्टेबल और नीचे वाली श्रेणी में। 4 राज्यों बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा और मेघालय उच्च न्यायालयों में कोई महिला न्यायाधीश नहीं है। आधी आबादी विमेन अचीवर्स अवार्ड 2020 जो है इसको देख लेते हैं और बिहार कला पुरस्कार और राष्ट्रीय सम्मानों को देखते हैं। तो डॉक्टर रंजीत सिंह के द्वारा भोजपुरी अभिनेता अक्षरा सिंह को पटना स्थित न्यू पटना क्लब में 1 फरवरी 2021 को आधी आबादी विमेन्स अचीवर्स अवार्ड का जो सम्मान है वो दिया गया। और अक्षरा सिंह के अलावा आधी आबादी विमेन अचीवर्स अवार्ड 2020 से मंदिरा बेदी, रूपल पटेल, पारुल चौधरी समेत 20 लोगों को नवाजा जा चुका है, मतलब सम्मानित किया जा चुका है। बिहार कला पुरस्कार को देख लेते हैं। तो 37 कलाकारों को बिहार कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया और कला, संस्कृति और युवा मामले मंत्री मंगल पांडे जी ने ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में वर्ष 2018-19 के लिए 18 और वर्ष 2019-20 में 19 कलाकारों को कला पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ये चीज़ें हमने देखी। अभी राष्ट्रीय सम्मान 2021 को देख लेते हैं। ठीक है, 2 तथ्य यहाँ नीचे हैं। तो राष्ट्रीय सम्मान 2021 जो है इसमें समाज और राष्ट्र के निर्माण में कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए PRO कुंदन कुमार जी को राष्ट्रीय सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान राजधानी पटना के गांधी मैदान स्थित जो बिहार आर्ट थिएटर है और कालिदास रंगालय में जो दीदी जी फाउंडेशन वाला पूरा क्लब है, ये पटना वाला क्षेत्र है, इसके द्वारा आयोजित बाल उड़ान और राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2021 में दिया गया था। मतलब यहाँ जो अवसर है वो बताया गया है। और साथ में आप देख रहे हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बंदरा प्रखंड जो है वहाँ के घोसाराम में रहने वाले कुंदन कुमार जी हैं। इनको पाटलिपुत्र सम्मान 2019, ये पाटलिपुत्र अवार्ड है 2019 का, और सरस्वती सम्मान 2020 इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के 18 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक दिया गया। तो 26 जनवरी 2021 की बात है। इसकी मतलब गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या का जो अवसर था उस पर अगर देखा जाए तो प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए IG मुख्यालय राकेश रथी जी, DIG मानवाधिकार राजेश त्रिपाठी जी और अरवल और नौगछिया के जो SP है राजीव रंजन और सुशांत कुमार सरोज जी, इनके सहित 18 पुलिसकर्मियों को चुना गया। तो ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो पुलिसकर्मियों को अवार्ड मिला है उसके संबंध में, मतलब पदक दिया गया है उसके संबंध में जानकारी। बिहार सरकार ने UNEP के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ आप डाटा देख सकते हैं कि 12 फरवरी 2021 को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी BSPCB इसके द्वारा 2040 तक, वर्ष 2040 तक राज्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और कम कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक रूपरेखा विकसित करने का काम किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत एक समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला बिहार प्रथम भारतीय राज्य बन गया इस तरह का समझौता। और इस समझौते पर BSPCB के अध्यक्ष BSPCB के सदस्य सचिव अतुल बगई और UNEP इंडिया के प्रमुख जो हैं S चंद्रशेखर, उन्होंने हस्ताक्षर किए। यह समझौता सितंबर 2020 में बिहार और UNEP द्वारा की गई घोषणा का एक हिस्सा है। कोरोना काल में चुनाव कराने के लिए बिहार को बेस्ट मैनेजमेंट का अवार्ड दिया गया। पहली चीज़ तो यह है कि कोरोना काल में चुनाव कराना ये बहुत तारीफ का विषय तो नहीं है, लेकिन हाँ सफलतापूर्वक करवा लेना और संक्रमण के आंकड़ों को दबा लेना, इसके लिए जो अवार्ड है वो मिलना चाहिए। फिलहाल आगे देखते हैं। तो कोरोना महामारी के बीच में बिहार में विधानसभा चुनाव कराने के लिए बिहार को इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड मिला है। बिहार का चयन बेस्ट स्टेट कैटेगरी मतलब बेस्ट स्टेट अवार्ड की कैटेगरी में हुआ है। ये श्रेष्ठ राज्य के तौर पर चुना गया है। 25 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीनिवास जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह की बात कर लेते हैं। तो गणतंत्र दिवस समारोह 2021 पुरस्कार वितरण बिहार राज्य की अगर बात करें तो उसमें जो गांधी मैदान में झांकियां निकली थी, पहला पुरस्कार कृषि विभाग को दिया गया था। अभी झांकियों के बारे में हमने शुरुआत में ही देखा था।
दूसरा पुरस्कार दिया गया था स्वास्थ्य विभाग को, और तीसरा जो है वो जल संसाधन विभाग और लघु जल संसाधन विभाग, जीविका और महिला विकास निगम जो है उनको संयुक्त रूप से दिया गया था। 24 पदक मिले थे टोटल राष्ट्रीय पुरस्कारों में से। मतलब टोटल जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं वो कितने हैं, 1097 हैं, और उसमें से बिहार को कितना मिला, तो 24 मिला। बिहार के पटना में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला का आयोजन किया गया था, और 22 जनवरी 2021 से लेकर 1 फरवरी 2021 पटना का गांधी मैदान, वहां के ज्ञान भवन में ये चौथे संस्करण के तौर पर आयोजित हुआ। 10 दिन तक चलता है और ये चौथा संस्करण था। इस मेले का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी के द्वारा किया गया था। जीएस मार्केटिंग और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के संयुक्त प्रयास से ये आयोजित हुआ था। मेले में 8 देश और भारत के 10 राज्यों के 25,000 से ज़्यादा जो प्रोडक्ट हैं वो लगाए गए थे, मतलब यहाँ मौजूद थे। यहाँ अफगानिस्तान, मलेशिया, ईरान, थाईलैंड, बांग्लादेश, दुबई, लेबनान के साथ भारत के 8 राज्यों के उत्पाद मिल रहे थे। बिहार सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को देख लेते हैं। हालांकि इन योजनाओं पे हमने पैराग्राफ वाला करंट अफेयर कवर किया है, लेकिन यहाँ टेबल के फॉर्म में आप देखेंगे तो आसानी से याद होगा। अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया था जल जीवन हरियाली मिशन। उद्देश्य था, जैसा नाम है वैसा काम, तो कुआं, नलकूप के किनारे सोख्ता या जल रिचार्ज का निर्माण कराना, ताकि वाटर लेवल जो है उसको रिफिल किया जा सके। छोटी नदियों और नालों के अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में जल संग्रह के लिए चेक डैम बनाना। पौधारोपण, मतलब 7 करोड़ 70 लाख पौधे का लक्ष्य। 60,000 एकड़ में जैविक खेती शुरू करना। 43,245 हेक्टेयर जो खेत है उसमें ड्रिप सिंचाई से पट 1 की व्यवस्था करना, और सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन देना। मतलब कुल मिलाकर इको फ्रेंडली काम करना, ये इसका पर्पस था। 2019-20 में करीब 5,870 करोड़ रुपए, 2020-21 में 9,874 और वर्ष 2021-22 में 8,780 करोड़ रुपए के खर्च का आवंटन या प्रावधान इसमें किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को देख लेते हैं तो अप्रैल 2018 की बात है। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लिंग अनुपात में वृद्धि करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, ये सब उद्देश्य है। इंटर पास करने पर लड़कियों को 10,000 रुपये और स्नातक उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी, और जन्म से लेकर उनकी स्नातक तक की शिक्षा पर 54,000 रुपये की राशि बतौर प्रोत्साहन दी जाएगी, ताकि महिला शिक्षा बढ़ाई जा सके। बिहार में जो SC/ST उद्यमी योजना 2019 की थी उसको देख लेते हैं। योजनाएं पुरानी अगर होती भी हैं तो उसमें अगर उनका वर्तमान में क्रियान्वयन हो रहा है और किसी कारणवश वो चर्चा में है तो उन्हें पढ़ना चाहिए। तो कमजोर तबके के युवाओं में उद्यमिता के प्रति रुझान को बढ़ावा देना और उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य है। अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, 50% ब्याज मुक्त होगी और 50% जो है वो अनुदान के तौर पर दी जाएगी। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2019 के लिए 102.5 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए कम से कम, यहाँ आप देख रहे हैं, इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण होना आवश्यक है, मतलब 12 पास होना जरूरी है। बिहार ग्राम परिवहन योजना को देखिए तो 2018 की ये योजना है, और इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तय किया गया है। और इस योजना के तहत 4 पहिया और 3 पहिया जो नया वाहन है उसको खरीदने पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, मतलब आधी सब्सिडी होगी। ई समर्थ योजना को आप देख रहे हैं, सभी विद्यालयों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़कर मल्टीमीडिया पाठ्यक्रम तैयार करके बच्चों को पढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। कृषि वानिकी योजना के तहत किसानों को अपनी भूमि में पौधे लगाने हेतु वर्ष मतलब पहले वर्ष, जैसे कि पहला वर्ष है तो उसमें 15 रुपये, और दूसरा और तीसरा वर्ष है उसमें 10 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से दिए जाएंगे। जितने पौधे लगाएंगे उसके हिसाब से पैसा। दिव्यांग और विकलांगता पेंशन योजना, इस योजना के तहत वैसे तो 40% या उससे जो अधिक अपंग लोग हैं उनको लाभ दिया जाता है, जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं है, उन्हें इसमें पेंशन दिया जाएगा। इस योजना के तहत 300 रुपये प्रतिमाह दैनिक खर्चे के रूप में दिया जाएगा, और साथ में निःशुल्क बस और ट्रेन सेवा का लाभ भी दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना ये आप जानते ही हैं, तो कब शुरू हुई वो नहीं मतलब है, इसका मेन प्रोस्पेक्टिव क्या है उसको देख लेते हैं। तो इसके तहत सभी सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1 से लेकर 8 तक के सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मेनू के हिसाब से जो उनका तय राशन है या तय भोजन है वो दिया जाएगा। अब यहाँ तक हमने करंट अफेयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है उन्हें कवर किया है। इस पूरे वीडियो में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।